हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। मैं यहाँ आज बात करूँगा डाइट पर। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में एक दिव्य शक्ति है जो कि हमें ठीक करने का काम करती है और वो हम सभी के शरीर में है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि इतनी दिव्य शक्ति होने के बाद भी हम अपने किसी भी रोग से मुक्त नहीं हो पाते, वो चाहे छोटे से छोटा रोग हो। तो ऐसा क्या कारण है शरीर के अंदर, जबकि कुदरत ने, ईश्वर ने, इस सृष्टि ने हमें इतनी अच्छी शक्ति हमें दी है। शरीर को चलाने के लिए इतना इंटेलिजेंट सिस्टम दिया है, हमारा नर्वस सिस्टम जिसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम जो कि रोगों से लड़ने का काम करता है। तो इतना इंटेलिजेंट सिस्टम होने के बाद भी हम बीमार क्यों रहते हैं। हमें डायबिटीज़ आके लग जाती है, वो सारी उम्र नहीं जाती। ब्लड प्रेशर आगे लग जाता है, सारी उम्र नहीं जाता है। थायराइड लग जाता है, सारी उम्र नहीं जाता। कोई स्किन डिजीज़ लग जाती है, सोरियासिस हो, ल्यूकोडर्मा हो, आपकी झाइयाँ हो, पिगमेंटेशन हो, एकैंथोसिस निग्रिकेंस हो, क्यों नहीं जाता आखिरकार वो। छोटे से छोटे रोग भी, यहाँ तक कि आपका माइग्रेन तक नहीं जाता है, हल्की एलर्जी की समस्या होती है वो तक नहीं जाती। आखिर ऐसा क्यों कि हमारा शरीर इतना नाजुक क्यों है। क्या कभी सोचा आपने कि जब हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता है, तो फिर हम ठीक क्यों नहीं होते हैं। क्या कभी सोचा आपने इस बारे में। अच्छा, अच्छे से अच्छी हम दवाई कर लेते हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को हम दिखा लेते हैं, फिर भी हम ठीक नहीं हो पाते हैं। इसका क्या कारण है। इसका एक कारण है हमारी दिनचर्या, हमारा खान पीन, हमारे नियम। तो आज मैं उसी के ऊपर चर्चा करूंगा कि आप कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। यदि अगर आप बीमार हैं, चाहे वो आपके शरीर के अंदर कोई भी रोग हो, वो चाहे शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, स्किन की कोई भी डिजीज़ हो, सोरियासिस हो, पिगमेंटेशन हो, मेलाज्मा हो, झाइयाँ हो, अर्थराइटिस हो, या कोई पेट की समस्या हो, या फिर आपका माइग्रेन हो, पीसीओडी हो, यहाँ तक कि कैंसर भी क्यों ना हो। क्या कोई ऐसी डाइट है जिसको हम यूज़ करके, जिसको उपयोग करके हम ठीक हो सकते हैं, और वो भी जल्द से जल्द। जल्दी से जल्दी कितना? जल्दी से जल्दी 3 से 6 महीने, केवल इतने समय में। तो चलिए आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ स्लाइड शो आप लोगों के लिए बनाए हैं। इसमें मैंने डाइट बनाई है कि आपको क्या डाइट लेनी चाहिए पूरे दिन में, और मैंने यहाँ बताया है कि ये डाइट क्यों ज़रूरी है। पूरा साइंटिफिक बेस पर ये डाइट बनाई गई है। अभी तक भी जितने रिसर्चेज हुई हैं उनकी सहायता ली गई है। हमारा जो पुराण है उनकी सहायता ली गई है। हमारी जो आयुर्वेद है उसकी सहायता ली गई है इस डाइट को बनाने के लिए। ठीक है, और तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं रोग होने का आपका मुख्य कारण। रोग होने का मुख्य कारण है आपका दिनचर्या, आपका भोजन, शरीर में जमा विषैले तत्व। शरीर में जमा विषैले तत्व कौन से हैं? ऐसे तत्व जो हम खाते हैं परंतु वो शरीर से पूरी तरह से निकल नहीं पाते हैं। शरीर में जमा वो विषैले तत्व। मन में जमा क्रोध, भय, दुख, ग्लानि, ईर्ष्या, लोभ, मोह। मन के अंदर भी तो हमारे विषैले तत्व जमा होते हैं, क्योंकि और मन की बात कोई भी नहीं करता। और श्वास लेने का गलत तरीका, ये रोग होने के मुख्य कारण हैं आपके। क्या है जो बीमारी को ठीक नहीं होने देता? अच्छा, रोग चलिए आपको हो तो गया, परंतु शरीर के अंदर आपके इम्यून सिस्टम भी तो है ना, प्रतिरोधक क्षमता भी तो है ना, कि जो आपको ठीक कर सकती है रोग से। चलिए मान लीजिए आपको शरीर के अंदर रोग आ गया, वो चाहे किसी भी कारण से आया, परंतु आपके शरीर के अंदर खुद को ठीक करने वाली क्षमता है ना। खुद को ठीक करने वाली क्षमता, मैं किस चीज़ को बोल रहा हूँ? जैसे मान लीजिए एक 4 वर्ष के बच्चे की हड्डी टूट गई और एक 80 वर्ष के वृद्ध की हड्डी टूट गई। दोनों की हड्डी टूटी है और एक ही हड्डी टूटी है हाथ की। ठीक है, दोनों डॉक्टर के पास में जाते हैं। वो जो बच्चे की हड्डी है, डॉक्टर उसको फिक्स कर देता है, वो हड्डी अपने आप जुड़ जाती है, दवाई खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है।
लेकिन वो जो बूढ़े व्यक्ति की हड्डी है उसमें हमें नट बोल्ट कसने पड़ते हैं और फिर भी हम ये बोलते हैं कि हड्डी जुड़ेगी नहीं, रोड डालनी पड़ेगी इसमें। इसका क्या कारण है कि बच्चे की हड्डी जुड़ गई, उसमें डॉक्टर नट बोल्ट कस रहा है, फिर भी बोल रहा कि हड्डी जुड़ेगी नहीं, चाहे जितनी मर्जी आप दवाई खा लीजिए। क्यों? क्योंकि जो उसकी प्रतिरोधक क्षमता थी उसने काम करना बंद कर दिया। या फिर ये कहना चाहिए कि जो हमें दिव्य शक्ति जो सृष्टि ने दी है वो हमारे शरीर के अंदर क्षीण हो गई है, वो कमज़ोर हो गई है। कमज़ोर क्यों हो गई है कि जब हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो वो जो शक्ति होती है वो सिकुड़ती जाती है। इसलिए वृद्ध व्यक्ति ठीक नहीं हो पाता है। बच्चे क्यों ठीक हो जाते हैं या फिर जवान क्यों ठीक हो जाते हैं? क्योंकि वो जो शक्ति है वो इंसान को चारों तरफ से घेर कर रखती है, वो पूरे ही शरीर को घेर कर रखती है, एक आभा मंडल की तरह। तो वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। विज्ञान की भाषा में इसको तंत्रिक आपका इम्यून सिस्टम कह लीजिए, है ना। परंतु क्या आप जानते हैं कि इम्यून सिस्टम एक बार में एक ही अच्छे से काम कर सकता है? या तो वो आपके शरीर को खाना ही पचा सकता है, या फिर जो विषैले तत्व हैं उनको ही बाहर निकाल सकता है, या फिर आपके रोगों को ठीक ही कर सकता है। एक बार में अच्छा काम एक ही करता है वो, या तो खाने को डाइजेस्ट करना, या उसको एक्सक्रीट करना, बाहर निकालना शरीर से, आप जो टेंशन जो लेते हैं उससे डील करना, या जो आप पढ़ते हैं उससे डील करना। मतलब एक बार में एक ही काम वो अच्छे से कर सकता है। ये अभी तक की खोजी गई सबसे अच्छी रिसर्च मुझे लगती है, जो कि हमारे दुनिया में या फिर हमारे समाज में या फिर हम लोगों के बीच में एक क्रांति पैदा कर सकती है, ताकि हम इसको समझ के, इसको उपयोग करके अपने आप को स्वस्थ कैसे बनाएं, और यदि बीमार है तो खुद को ठीक कैसे करें। वो चाहे कोई भी रोग हो, डायबिटीज़ हो, पिगमेंटेशन हो, मेलास्मा हो, कैंसर हो, ब्लड प्रेशर हो, अर्थराइटिस हो, माइग्रेन हो, कैसे खुद को ठीक करें। ठीक है, क्या है जो बीमारी को ठीक नहीं होने देता? अगेन यहाँ पर आपकी दिनचर्या, आपका भोजन, शरीर में जमा विषैले तत्व, मन में जमा क्रोध, भय, दुख, ग्लानि, ईर्ष्या, लोभ, मोह, सांस लेने का गलत तरीका, गलत दवाइयों का सेवन। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ बढ़ाई है, आपका गलत दवाइयों का सेवन। क्योंकि जब ये सभी चीज़ें हो जाती हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि कोई परहेज की ज़रूरत नहीं है आपको, आप ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। आपको पता है कि जो टाइफाइड जो होता था पहले, उसका क्या ट्रीटमेंट करते थे? आज के लिए तो टाइफाइड का ट्रीटमेंट ये करते हैं कि आपको गुड सैप, महासैप, मोनोसैप, इसकी टैबलेट भी खिलाते हैं, इसके इंजेक्शन भी आपको लगाते हैं। और आप जब परहेज के लिए बोलते हैं, डॉक्टर कहता है कि नहीं, सब कुछ आप खाइए। कुछ डॉक्टर ये ऐसे हैं जो आपको बोलते हैं कि अन्न कम खाइए, पेट को भूखा रखिए और पानी वाली चीज़ आप ज़्यादा लीजिए। कुछ ही डॉक्टर ऐसा बोलते हैं। आपको पता था कि पहले इस टाइफाइड का ट्रीटमेंट कैसे करते थे? जब ये अंग्रेजी ट्रीटमेंट नहीं चला था, पेशेंट को अन्न नहीं दिया जाता था 21 दिन तक। अन्न नहीं देने के कारण, ठीक है, उसका शरीर में अपने आप से एक शक्ति पैदा होती थी। या फिर ये कहना चाहिए कि अन्न जब नहीं मिलता था शरीर को, तो पहली बात आंत उसकी साफ रहती, भोजन सारा पानी वाला दिया जाता, फल फ्रूट्स दिए जाते, मुनक्का खूब कला दिया जाता, दूध उसको दिया जाता, खाना नहीं दिया जाता उसको, अन्न नहीं दिया जाता बिल्कुल भी उसको। अन्न ना देने की वजह से शरीर की जो शक्ति है, डाइजेशन, जो अन्न को डाइजेस्ट करने में बहुत शक्ति खर्च होती है, तो वो शक्ति बच गई। तो वो शक्ति अपने आप को पूरा का पूरा ठीक होने में लगा देती थी, और व्यक्ति 7 से लेकर 21 दिन में पूरी तरीके से ठीक हो जाता था। और मजाल नहीं थी दोबारा कभी उसको ज़िंदगी में भी टाइफाइड हो। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि 4 कोर्स कर चुके हैं, 5 कोर्स कर चुके हैं, 10 कोर्स कर चुके हैं, बोतल भी लगती हैं, इंजेक्शन भी लगते हैं, फिर भी टाइफाइड नहीं जाता है? बहुत से लोग हैं, मेरे पास में ऐसे काफ़ी लोग आते हैं जिनके साथ में ऐसा होता है। तो बहुत ज़रूरी है आपका परहेज, आपकी दिनचर्या, आपका भोजन, ठीक है। और गलत दवाइयों का सेवन भी आपको कई बार बीमार कर देती है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सृष्टि का आपको उपहार। मैंने ये जो स्लाइड है, मैंने काफ़ी लंबे समय में ये बनाई है, ताकि मैं उसमें कोई भी पॉइंट को आपके मिस ना करूं। हर एक चीज़ को मैं आपको बड़ी बारीकी से, बड़े अच्छे से आपको समझा दूं। आप सृष्टि का आपको क्या उपहार है? सृष्टि का उपहार है आपको आपका शरीर, और आपके शरीर के अंदर रोग से, चोट से आप कैसे ठीक होते हैं, वो मैंने अभी आपको बताया कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है, तभी आप ठीक होते हैं। आपके शरीर के अंदर दिव्य शक्ति ईश्वर ने दी हुई है, सृष्टि ने दी हुई है।
जो लोग नास्तिक हैं वो ऐसा मान सकते हैं कि सृष्टि ने उनको ये शक्ति दी है। जो लोग आस्तिक हैं वो ऐसा मान सकते हैं कि ईश्वर ने उनको ये शक्ति दी है। ठीक है, इसमें दोनों की बात हो गई। जो नास्तिक हैं, जो ईश्वर पर बिलीव नहीं करते हैं, जो पूरा साइंटिफिक उनका बेस है, तो कह लीजिए कि सृष्टि ने आपको ये सभी चीज़ें दी हैं। और जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो आप मान लीजिए कि ईश्वर ने आपको ये सभी चीज़ें दी हैं। ठीक है, कहने का तो तरीका तो एक ही है, बात तो एक ही है कि आपके पास में वो है। मैटर नहीं करता, इसका कोई मूल्य नहीं कि वो किसने दिया। मूल्य इसका है कि आपके पास में ये चीज़ है। और ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंट सिस्टम है, फिर भी ये बार बार फेल हो जाता है। आपके शरीर की अपने आप को ठीक करने की दिव्य क्षमता, शरीर की देखभाल के लिए भोजन, जड़ी बूटियाँ, मन के विकार समाप्त करने के लिए रात्रि निद्रा और ध्यान। शरीर की देखभाल करने के लिए भोजन, जड़ी बूटियाँ आपको दी गई हैं। अगर आपका मन परेशान है, दुखी है, तो उसके लिए नींद आपको दी गई है। ये सृष्टि का आपको उपहार है कि आप ये जो सृष्टि है, इसमें यहाँ पर इतनी खूबसूरत चीज़ है, इनका आप सभी का आनंद ले सके, इनका सभी का सुख उठा सके। आप दुख उठाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, आप आनंद उठाने के लिए पैदा हुए हो। और ये एक बहुत ही बीमार सोच है। ये सोच भी बड़ी बीमार है कि हम दुख उठाने के लिए यहाँ पैदा हुए हैं, अपने कर्मों को काटने के लिए यहाँ पैदा हुए हैं। नहीं, आप इसके लिए पैदा नहीं हुए। आप असल में सुख उठाने के लिए पैदा हुए हैं। और आज के समय में कोई ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है जो ये कह सके कि मैं अपने जीवन को पूरी तरह 100% खुशी के साथ जीता हूँ। सभी के साथ में दुख है, सभी लोग रो रहे हैं, सभी लोग घिस घिस के दिन प्रतिदिन मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। जीवन थोड़ी ना जी रहे हैं। जब मौत आएगी तब आएगी, वो हर एक दिन मौत की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, बस टाइम काट रहे हैं, खुश नहीं है, आनंदित नहीं है। चलिए, सही दिनचर्या, सही भोजन, सही उपचार से आप कोई भी रोग ठीक कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आपका ही शरीर आपको ठीक करता है। जड़ी बूटियाँ, दिनचर्या, दवाइयाँ, सही भोजन केवल ठीक होने में आपकी मदद करती है। मैं इस बात को बार बार दोहराऊंगा ताकि ये बात आपके मन के अंदर बैठ सके कि मेरे अंदर वो दिव्य शक्ति है जो मुझे ठीक कर सकती है, फिर मैं ठीक क्यों नहीं हो पाता हूँ उस दिव्य शक्ति के बावजूद भी। ये मुझे आपको एहसास कराना है कि आपके अंदर वो बात है, लेकिन आपको पता नहीं है। चलिए, आपको पता नहीं है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको उपयोग करके ठीक कर सकते हैं। मैं आपको गाइड भी करूंगा, मैं आपको पूरा का पूरा चार्ट भी बना के दूंगा कि आपने कैसे इसको ठीक करना है। ठीक है, और ये प्रेरणा मुझे ईश्वर ने ही दी होगी कि आप लोगों के सामने कि मैं ये ज्ञान रखूं, ये बातें आप लोगों के लिए बताऊं। यह वीडियो अपने आप में एक दिव्य वीडियो है जो आपको सृष्टि के दिए उपहारों का सही उपयोग करना बताएगी तथा आप अपने अनमोल शरीर की देखभाल कैसे करेंगे वो बताएगी। इस ज्ञान से आप अपने किसी भी रोग को पूर्णतः ठीक कर सकते हैं। तो यह ज्ञान अपने सभी प्रियजनों के साथ अवश्य ही शेयर करें। मैं फिर से यहाँ कहूँगा, इस ज्ञान से आप अपने किसी भी शरीर को पूर्णतः ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वो शक्ति आपके अंदर ही है। अब यहाँ हम चर्चा करते हैं काया से जुड़े कुछ नियम। काया से जुड़े क्या नियम है? यहाँ पर हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है। फायर एलिमेंट यानी कि अग्नि तत्व, वाटर एलिमेंट यानी कि जल तत्व, अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व, ईथर एलिमेंट यानी कि आकाश तत्व और एयर एलिमेंट मतलब कि वायु तत्व। ये 5 शरीरों से मिलकर हमारा शरीर बना है। मैंने कहा था आपसे स्टार्टिंग में कि मैंने यहाँ विज्ञान ने जहाँ तक खोज की है मैंने वहाँ तक की स्टडी करके यहाँ पे मैंने मटेरियल को ऐड किया है और अपने पुरातन विज्ञान को भी यहाँ पर ऐड किया है। दोनों को यहाँ पर मैंने मिलाया है और दोनों परफेक्टली सिंक्रोनाइज हुए, दोनों परफेक्टली मिले हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरह से इसको हमने जोड़ा है, किस तरह से हमने इसको ऐड किया है। आज का विज्ञान क्या कहता है और जो हमारा पुराना विज्ञान था वो क्या कहता है। एक्चुअल में पुराना विज्ञान नहीं है, वो अति आधुनिक विज्ञान उसको मैं कहना चाहूँगा। ये जो हमारा पुराना विज्ञान है ना, ये सनातन विज्ञान, आयुर्वेदिक वाला विज्ञान, ये एक्चुअल में पुराना विज्ञान नहीं है। ये अति 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 आधुनिक विज्ञान है जिसकी पहुँच तक, जिसके गहराई तक अभी तक हमारा विज्ञान नहीं पहुँच सका है या फिर हम नहीं पहुँच सके हैं।
तो मैं इसको अति आधुनिक विज्ञान कहूँगा, पुराना विज्ञान नहीं कहूँगा, ये शब्द गलत है। तो ये अति आधुनिक विज्ञान को और हमारे विज्ञान को, जहाँ हम इस इरा में हैं, उस विज्ञान को हमने यहाँ ऐड किया है। तो हमारा जो शरीर है, आपने देखा कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। 72% यहाँ पर पानी है, 72% हमारा शरीर पानी से मिलकर बना है। 12% इसमें पृथ्वी है, 6% इसमें वायु है, 6% इसमें अग्नि है और 4% इसमें आकाश है, यानी कि स्पेस, खाली जगह। 4% खाली जगह है, 6% इसमें अग्नि है, 6% इसमें आपका हवा है, 12% अर्थ है और 72% इसके अंदर जल है। ठीक है, ये चीज़ हमने बेसिक चीज़ समझे और ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है और आप लोगों को ही समझनी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक चीज़ को समझ जाएंगे ना, तो उस चीज़ से पार जाना बड़ा आसान है। अगर आप किसी चीज़ को नहीं समझेंगे तो उससे पार जाना भी बहुत कठिन है, या उसके पार आप जा ही नहीं सकते। तो इस चीज़ को आप समझें कि ये क्यों ज़रूरी है, इसको जानना। आपको अपने शरीर के बारे में पता होना चाहिए कि मेरा शरीर 72% पानी से मिलकर बना है, 12% मेरा शरीर पृथ्वी से मिलकर बना है, एक सॉलिड चीज़ से मिलकर बना है। तो अब आपको पता है कि 72%, क्योंकि सबसे ज़्यादा ध्यान अपने पानी का ही रखना है शरीर के अंदर। 12% यानी कि सॉलिड चीज़ों का अपने ध्यान रखना है शरीर के अंदर। याद है हमने टाइफाइड में क्या किया था? टाइफाइड में हमने, जो पुराने हमारे लोग थे, यानी कि जो अति आधुनिक लोग जो अब गुजर चुके, वो जो लोग थे वो टैबलेट नहीं खिलाते थे, वो व्यक्ति को लिक्विड डाइट ही देते थे उसको, और सॉलिड डाइट उसकी बिल्कुल बंद कर देते थे। यानी कि शरीर के अंदर वो 80-90% उसको डेली का लिक्विड डाइट देते थे, लिक्विड भोजन उसको देते थे टाइफाइड में। और रिजल्ट क्या होता था कि टाइफाइड कभी भी जीवन भर उसको दोबारा छूता नहीं था। फिर हम ये विज्ञान क्यों भूल गए? हम इस चीज़ से दूर क्यों चले गए? चलिए आगे हम बात करते हैं। हाँ, तो 72% पानी, 72% अर्थ। तो पानी और अर्थ को हम कैसे डिस्टर्ब करते हैं? अपने पानी और भोजन के रेशो को बिगाड़ के। यानी कि हमारे जो 72% पानी से हमारा जो शरीर बना है, उसको पानी का गलत सेवन बिगाड़ सकता है। 12% जो अर्थ से, यानी कि सॉलिड से हमारा, यानी पृथ्वी से जो हमारा मटेरियल बना है, पृथ्वी से क्या चीज़ मिलके बनी है? वही सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम। अगर हम जांच करते हैं तो यही सभी चीज़ें मिलती हैं हमें शरीर के अंदर, या नहीं मिलती हैं शरीर के अंदर? मिलती हैं ना। तो जब हम जांच करते हैं तो शरीर के अंदर हमें यही चीज़ें मिलती हैं कि मैग्नीशियम मिलेगा, आयरन मिलेगा। और पृथ्वी के अंदर क्या है? यही चीज़ तो है, लोहा मिलेगा, आयरन मिलेगा, है ना। अब इन्हीं सभी चीज़ों से मिलकर हमारा शरीर बना है। तो हमने ज़्यादा ख्याल रखना है पानी का। तो ऊपर के जो दो हैं, पानी और 72% वाटर, 12% अर्थ, हमारे भोजन और पानी से प्रभावित होती हैं। 6% एयर हमारे श्वास से प्रभावित होता है, और हमारी अग्नि और आकाश हमारे विचार और भाव से प्रभावित होता है। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है। हम जो केवल ध्यान देते हैं, हम इनमें से किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। हमारा ध्यान सीधे कहाँ होता है? इससे छठी चीज़, यानी कि दवाई, कि हम औषधि को कैसे लें, हम दवाइयों पर कैसे डिपेंड रहे हैं। हमारा इन 5 चीज़ों की तरफ तो ध्यान जाता ही नहीं है कि जो इसको कंट्रोल करते हैं, जो इसको बैलेंस करते हैं। हमारा ध्यान हमेशा होता है हमारी दवाइयों पर। वो छठी चीज़, भाई छठी चीज़ की तरफ क्यों जाना? अगर आपको पता है कि बॉडी के अंदर आपके डिहाइड्रेशन है, पानी 72% तक घट के आपका 70% रह गया है शरीर के अंदर, जाहिर से बात है आपका गला सूखेगा, आपकी त्वचा में सूखापन आ जाएगा, आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी। ये पता है आपको ऑलरेडी। तो हमने पानी का ख्याल रखना है। शरीर के अंदर अगर आपके कैल्शियम की कमी है तो जाहिर सी बात है आपने अपना भोजन का ध्यान रखना है, अपने अर्थ का ध्यान रखना है। अगर आपको कोई भी फेफड़े का रोग है, या फिर कोई वायु रोग है, या फिर जिसको हम बात बोलते हैं, दर्द है, यहाँ वहाँ घूमता फिर रहा है, माइग्रेन है, उल्टी आपको आ रही हैं, तो आपने शरीर के अंदर अग्नि का और श्वास का ध्यान रखना है। और यदि आप स्ट्रेस में हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, नींद नहीं आती, तो अपने विचार और भाव का ध्यान रखना है। सिंपल चीज़ है ना, मुश्किल चीज़ तो नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। चलिए, तो जैसा कि स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, अभी ये सभी चीज़ें इन सभी चीज़ों को प्रभावित करती हैं। ओके,
अब आगे का जो टॉपिक है वो आप अपना कॉपी पेन लेके बैठे ताकि आप नोट कर सकें कि आपको क्या चीज़ें खानी है और क्या चीज़ें नहीं खानी है। आपका जो डाइट चार्ट है वो कैसा रहेगा, ठीक है। कॉपी पेन लेके आप बैठें ताकि आप उसको नोट कर सकें। इन सभी के असंतुलित होने से या दूषित होने के कारण शरीर की 3 प्रकृतियाँ असंतुलित हो जाती हैं, जिसके कारण हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। वो है शरीर की 3 प्रकृतियाँ कौन कौन सी है? वात, पित्त और कफ, जिसके बारे में मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ आप लोगों से। अब प्रश्न यह है कि यह असंतुलित होती ही कैसे है, दूषित कैसे होती है? उत्तर है आपकी सोच के कारण, आपकी दिनचर्या के कारण, आपके भोजन के कारण, पानी और श्वास के कारण, ठीक है। अब ये जो 72% पानी है ये दूषित कैसे हुआ? अर्थ है दूषित कैसे हुई? श्वास एयर है, दूषित कैसे हुई? ये दूषित हुई आपकी सोच, आपकी दिनचर्या, आपका भोजन, आपका पानी और आपका श्वास, इनके कारण। उत्तर सुनने में तो बहुत सरल है लेकिन समझ में आने में उतना ही मुश्किल है। लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, अगर मैं आपको समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें एक पहलू पर तो हमारा पूरी तरह से वश है, लेकिन दूसरे पहलू पर हमारा कोई भी वश नहीं है। पहले हम अब ये क्या चीज़ है, हमारा वश कहाँ नहीं है? हमारा वश अभी आपको समझ में आएगा कि हमारा कौन से पहलू पर वश नहीं है और कौन से पहलू पर हमारा वश है। क्योंकि एक सिक्के के 2 पहलू हमेशा होते हैं। तो एक चीज़ तो हमें शरीर के अंदर कंट्रोल अपनी कर सकते हैं, दूसरी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसको भी, वो तरीका बाद में। पहले आप ये देखिए कि अभी जिस स्तर पर हम जी रहे हैं या फिर जो हमारे जीने का जो लेवल है या हमारे जो सोच का जो लेवल है, देखने के नज़रिए का जो लेवल है, हमारी अवेयरनेस का जो लेवल है, उसमें हम एक चीज़ को तो वश में कर सकते हैं, एक चीज़ को वश में नहीं कर सकते हैं। और वो लोग जो बिल्कुल एनिमल वाली कैटेगरी में जी रहे हैं, वो दोनों चीज़ें उनके वश से बाहर हैं। तो अभी आप देखें कि क्या चीज़ आपके वश में है और क्या चीज़ आपके वश में नहीं है। और ये मुश्किल नहीं है, इसको वश में करना बहुत इजी है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जिस पर हमारा वश नहीं है फिर भी वो हमारे शरीर को वश में रखता है। मैं कुछ उदाहरण दूं जिससे आपको मेरी बात गहराई से समझ में आ सके। आप अपने जीवन में खुश हैं तभी आपको अचानक से पता लगता है कि आपका सबसे अच्छा दोस्त, जिस पर आप सबसे अधिक भरोसा करते हैं, या फिर आपका भाई या बहन या पति या पत्नी, वो आपके पीछे आपकी मजाक बनाता है, आपकी निजी जानकारी अन्य अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और आपका मजाक बनाता है। ये बात आपको पता लगती है तो आप क्रोधित हो जाते हैं, जो कि जाहिर सी बात है कि आप होंगे ही, दुखी आप होते हैं। तो क्रोधित होना और दुखी होना ये एक आम रेस्पॉन्स है आपके शरीर का। इस पर आपका वश नहीं है, ये तो होगा ही होगा। क्रोधित आप होंगे ही होंगे, दुखी आप होंगे ही होंगे, इस पर आपका वश नहीं है। आप खुश हैं तभी कोई अप्रिय घटना आपको सुनने को मिल जाती है और आप परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, इस पर भी आपका वश नहीं है। तीसरा, आज पति से आपका झगड़ा हो गया, इस पर भी आपका वश नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा वरना आपके पति मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, इस पर तो आपका वश है ही है ना, इस पर तो वश है ना। आपका अपने पति से या पत्नी से झगड़ा हुआ, चाहते तो आप नहीं कर सकते थे झगड़ा, इस पर तो आपका वश है। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि इस पर आपका वश नहीं है, इस पर 100% आपका वश है। हमारे जीवन में होने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं पर हमारा वश नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। हमारे जीवन में होने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं पर हमारा वश नहीं है। इसके कारण हमारा मन वैसे ही प्रतिक्रिया करता है जैसा ये समाज है, जैसे हमारा शरीर है। मान लीजिए आपके मन में क्रोध उठा, क्रोध के कारण आपके शरीर से विषैले रसायन निकलने शुरू हो गए। अब आपके शरीर से जब क्रोध उठता है तो पानी की मात्रा कम हो जाती है और अग्नि की मात्रा शरीर के अंदर बढ़ जाती है आपके, और साथ में ही आपके शरीर से विषैले रसायन निकलने शुरू हो जाते हैं। या अगर मैं ठीक शब्दों का चयन करूं तो आपके शरीर से ऐसे रसायन निकलने शुरू हो जाते हैं जो उस समय आपके लिए ज़रूरी हैं। अब आप ये सोचेंगे कि शरीर को इसकी आवश्यकता ही क्या है, ऐसे जहरीले रसायन की जो कि मुझे बीमार करते हैं। तो आपने तो डॉक्टर साहब कहा था कि हमारा शरीर बहुत इंटेलिजेंट है, तो फिर ये विषैले रसायन मेरे शरीर ने क्यों निकाले मुझे बीमार करने के लिए? आपके मन के अंदर ये प्रश्न आज जरूर आ रहा होगा।
अब एक डॉक्टर थे चार्ल्स डार्विन, उनकी थ्योरी पर हमारा शरीर काम करता है। क्या क्या थ्योरी थी उनकी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता। मैंने इस पर भी पहले कई बार मैंने चर्चा की है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर हम बात करते हैं। एक अच्छे से उदाहरण को मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे। मान लीजिए कि आपके कुछ दोस्त जंगल में घूमने गए हैं और आप भी जंगल में घूमने गए हैं। आप खुश हैं, जंगल की शांति, ठंडी शुद्ध हवा, दूर कहीं बहती नदी का मीठा संगीत, पक्षियों की चहचहाहट, सोचकर ही कितना अच्छा महसूस हो रहा है ना। केवल इतना सोचने भर से ही आपके शरीर से अच्छे रसायन निकलने शुरू हुए ना, अच्छे रसायन शरीर से। चलिए फिर से हम इसको सोचते हैं, आंखें बंद करके थोड़ा सोचिए, प्रैक्टिकल भी कीजिए। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी चलना चाहिए ना आपका। मान लीजिए आंखें बंद कीजिए और इसको फील कीजिए। मान लीजिए आप और आपके कुछ दोस्त जंगल घूमने गए हैं। आप खुश हैं, जंगल की शांति, ठंडी शुद्ध हवा आपके चेहरे पर लग रही है, दूर कहीं बहती नदी का मीठा संगीत, कर्णप्रिय संगीत आपको बेहद पसंद आ रहा है, पक्षियों की चहचहाहट और पक्षियों का गाया हुआ मीठा संगीत आपका पूरा दिन बना रहा है। लगा ना अच्छा सोचकर? तो इतना केवल सोचने से आपके शरीर के अंदर से अच्छे हार्मोन्स निकलने शुरू हो गए, अच्छे रसायन निकलने शुरू हो गए, जो कि आपके रोगों से लड़ने वाली शरीर के अंदर स्थित आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए अमृत हैं। यानी कि ये जो अच्छे हार्मोन आपके शरीर से निकले ना, ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। यानी कि अब आप जो शरीर के अंदर जो प्रक्रिया चल रही है वो आपको ठीक करने की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, तभी अचानक से आपके सामने शेर आ जाता है। मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी अचानक से आपके सामने शेर आ जाता है और आप एकदम डर जाते हैं। उस समय आपके शरीर से विषैले रसायन निकलने शुरू हो जाते हैं। शरीर के अंदर से एड्रेनलिन हार्मोन अत्यधिक मात्रा में निकलने लगता है, जो कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता के लिए, प्रतिरोधक रक्षा प्रणाली के लिए जहर है। उस समय आपकी प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरक्षा प्रणाली बंद हो जाती है, जिसको हम फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन कहते हैं। उस समय आपके शरीर का खून का दौरान आपके पेट से ख़त्म हो जाता है, आपके जो दिमाग से ख़त्म हो जाता है और केवल आपके हाथ पाँव में चला जाता है। हाथ पाँव में पता है क्यों जाता है? हाथ पाँव में इसलिए जाता है ताकि आप तेज़ी से दौड़ सकें। आप जितना तेज़ी से दौड़ सकते हैं उतनी तेज़ी से आप दौड़ सकें शेर से बचने के लिए। इसलिए एड्रेनलिन हार्मोन निकला। एड्रेनलिन हार्मोन निकलने से दिमाग का आदेश हुआ कि कुछ संकट है, कुछ परेशानी आ रही है। पेट का सिस्टम उसने कट किया, ब्लड का, और हाथों पैरों में खून का संचार बढ़ा दिया। अब आप इतनी तेज़ी से दौड़ सकते हैं कि अगर ओलंपिक में आप भागें तो पहले स्थान पे आ जाओ। इतना तेज़ आप भाग सकते हैं। आप ओशियन बोल्ट को भी पीछे छोड़ सकते हैं इस परिस्थिति में। लेकिन क्या हो उस समय शरीर से विषैले रसायन ना निकलें, तब क्या हो कि आपके शरीर से विषैले रसायन ना निकलें, उस समय पर एड्रेनलिन ना निकले और आपका शरीर आपको ठीक करने में ही रह जाए, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बंद ही ना हो, प्रतिरक्षा प्रणाली आपकी बंद ही ना हो, आप फ्लाइट रिएक्शन से फाइट रिएक्शन में पहुँचे ही ना। फ्लाइट रिएक्शन क्या होती है? यहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क कर रहा होता है, हमारे शरीर को ठीक कर रहा होता है। और फाइट रिएक्शन वो होता है जब हम सर्वाइव करते हैं। जैसे शेर से हमें सर्वाइव करना तो भागना पड़ेगा, तो ये फाइट रिएक्शन हमारी बॉडी की, ठीक है, जिसमें हमारे हाथ पैर कंपने स्टार्ट हो जाते हैं। आपने देखा कभी अगर किसी को गुस्सा आता है तो हाथ पैर कंपने स्टार्ट हो जाते हैं। आपने देखा कि अगर किसी को अगर कोई बुरी खबर मिली है या कोई अचानक से, तो उसको दस्त लग जाता है, या फिर पेशाब उसको ज़्यादा निकलना स्टार्ट हो जाता है, या किसी को डर लगता है तो उसको पेशाब निकल जाता है, या उसको लैट्रिन आने की इच्छा हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है, ये जो रिएक्शन है ना, फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन, इसकी वजह से होता है। और वो होता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर विषैले तत्व निकलते हैं उस समय पर, रसायन, जो कि हमारे शरीर के लिए उस समय बेहद ज़रूरी हैं। अगर वो नहीं निकलेंगे तो फिर तो आप शेर का खाना बन जाओगे। पता मैं यहाँ पर क्या लाइन ऐड करने वाला था कि फिर तो आप अगले दिन शेर की सुसु पोटी से ही निकलोगे, ठीक है, बट मैंने ऐड यहाँ पे किया नहीं। आप शेर का खाना बन जाओगे। इसलिए सृष्टि ने हर चीज़ को बड़ी सोच समझ के हमारे लिए बनाया है, वो चाहे अच्छी चीज़ हो या फिर चाहे बुरी चीज़ हो।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपका वश नहीं है। माँ ने डांट लगा दी, पिताजी ने डांट लगा दी, दोस्तों ने धोखा दे दिया, किसी ने गाली दे दी, परिवार में अकस्मात मृत्यु किसी की हो गई, कोई शरीर को त्याग के चला गया, अपने अगली जर्नी में अपने इस जो पृथ्वी पे जो उसकी जर्नी थी उसको उसने छोड़ दिया। अब वो अगले मार्ग पर चला गया, उसका अगले सफ़र पर वो व्यक्ति निकल गया। तो ये ऐसा है कि आप रोक नहीं सकते इनको, और शरीर इस पर प्राकृतिक तौर पर तो रेस्पॉन्स करेगा ही करेगा, इसको आप रोक नहीं सकते। क्रोध आने पर आपका पित्त भड़क जाएगा, डर की वजह से आपका कफ असंतुलित हो जाएगा, चिंता की वजह से आपका बात बढ़ जाएगा, जिनको आप रोक नहीं सकते। रोक सकते हैं केवल और केवल आपके देखने के नज़रिए में बदलाव करके, ठीक है। इन सभी को भी आप रोक सकते हैं, इतने बेचारे नहीं हैं आपके, चलो यार इसको तो रोक ही नहीं सकता। अपने देखने के नज़रिए में बदलाव करके आप इसको रोक सकते हैं। आपकी जो अवेयरनेस है उसकी हाइट को बढ़ा के आप रोक सकते हैं। अभी हमारे जीवन का जीने का स्तर ये है, ठीक है, ना तो हम पूरी तरह से अभी इंसान ही हैं, ना ही पूरी तरह से जानवर ही हैं, हम बीच में अटके हुए हैं यहाँ पे। हम समझते हैं कि हम पूरी तरह इंसान हैं, नहीं, हम पूरी तरह इंसान नहीं हैं। अभी तो हम सब लोग नरसिंह के अवतार में हैं, आधा जानवर और आधा इंसान, ठीक है। तो अभी हम नरसिंह के अवतार में हैं, अभी हम इंसान नहीं बने हैं पूरी तरह। पूरे इंसान कौन थे? पूरे इंसान थे बुद्ध, भगवान बुद्ध पूरे इंसान थे। भगवान श्री कृष्ण अगर कहा जाए तो पूरे इंसान थे, ठीक है। तो ये होता है पूरे इंसान। हम अभी बीच में अटके हुए हैं। दुर्योधन आधा जानवर, जानवर वो ज़्यादा था, वो जैसे मान लीजिए कैटेगरी ये है कि आधा जानवर और आधा इंसान। दुर्योधन का लेवल यहाँ था, अर्जुन का लेवल यहाँ था, भगवान श्री कृष्ण का कोई लेवल नहीं था, अंतिम थे वो, तो जहाँ पर सब कुछ जाकर समाप्त होता है, या फिर कह लीजिए कि जहाँ से सब कुछ शुरू होता है और अंत होता है, वो थे, ठीक है। तो ये जो अवेयरनेस का जो लेवल है आपका, इसको बढ़ा के इन सभी चीज़ों से आप मुक्त हो सकते हैं। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति सुख में सुखी नहीं होता, दुख में दुखी नहीं होता, असल में वो व्यक्ति मोक्ष पाने के योग्य है। या फिर मैं तो ये कहूँगा इस धरती पे ही उसका मोक्ष है, उस धरती पे ही उसका स्वर्ग है। जो व्यक्ति दुख में दुखी नहीं होता, सुख में सुखी नहीं होता, इस धरती पे ही उसका स्वर्ग है। उसको मृत्यु के बाद भी स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो वो इसी क्षण स्वर्ग में ही है, स्वर्ग में ही वो जी रहा है। तो अपने नज़रिए बदलाव करके आप इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप पहली बात, जब आप क्रोधित नहीं होंगे तो पित्त नहीं भड़केगा आपका, आप डरेंगे नहीं तो कफ असंतुलित नहीं होगा आपका, है ना। तो ये एक बहुत अगला लेवल है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कभी, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा चर्चा है पानी और भोजन, क्योंकि उस पर हमारा वश है। अब हम चर्चा करते हैं कि कहाँ पर हमारा वश चल सकता है। हमारी दिनचर्या, भोजन, पानी और श्वास लेने के तरीके में हमारा वश चल सकता है ना। इसमें बदलाव करके आप सृष्टि की ओर से आपको दिए गए सबसे अनमोल उपहार की देखभाल बड़े अच्छे से कर सकते हैं और पूरे जीवन स्वस्थ रह सकते हैं। और यदि कोई रोग आपके शरीर में चल रहा है तो उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। शरीर रोग मुक्त तभी होगा जब हमारी प्रतिरोधक प्रणाली शरीर में बहुत अच्छे से काम करेगी। और मुख्य बात यह है कि यह प्रतिरोधक शक्ति हमारे शरीर में कितने घंटे काम करती है। यानी कि आप अपनी प्रतिरोधक क्षमता को, प्रतिरोधक शक्ति को, या फिर इस दिव्य शक्ति को जो हमें ठीक करती है, या फिर कहना चाहिए हमारे वाइटल फोर्स को कितना समय देते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए। शोध में पाया गया है, वैज्ञानिकों ने शोध में ये पाया कि अगर हमारी प्रतिरोधक क्षमता पूरे दिन में अच्छे से 4 घंटे भी काम करे ना, तो आप रोग मुक्त रहेंगे। और यदि कोई भयंकर रोग से आप पीड़ित भी हैं, छोटे मोटे रोग से, तो 4 घंटे के अंदर आप ठीक हो जाएंगे। 4 घंटे में अगर पूरे दिन अच्छे से काम कर ले तो आप रोग मुक्त हो जाएंगे किसी छोटे मोटे रोग से। और यदि कोई बड़ा रोग है, जैसे कि कैंसर है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर आपको हो गया है, मेलाज्मा आपको हो गया है, झाइयाँ आपको हो गई हैं, पिगमेंटेशन आपको हो गया है, अर्थराइटिस आपको हो गया है, माइग्रेन आपको हो गया है, कहीं ट्यूमर है, पीसीओडी है, पार्किंसन प्रॉब्लम आपको है ना। तो ऑटिज्म का तो खैर चलिए यहाँ पर नहीं है। तो ये सभी चीज़ें अगर आप शरीर को 10 से 14 घंटे काम करने के लिए देते हैं, 10 to 14 आवर्स,
इस शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को देते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए, तो इन रोगों से आप 3 महीने से 6 महीने के अंदर ठीक हो जाएंगे आप। क्योंकि देखिए 10 घंटे अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि शरीर को ठीक होने के लिए देना। आप सोच रहे हैं कि 10 घंटे 300 घंटे मिलते हैं आपको 1 महीने के अंदर, और 900 घंटे मिलते हैं आपको 3 महीने के अंदर। अगर आप अच्छे से ये चीज़ें फॉलो अप करें तो 10 घंटे यदि प्रतिदिन आप अपने शरीर को ठीक करने के लिए आपको दें तो 900 घंटे मिलते हैं 3 महीने के अंदर। और 900 घंटे कम नहीं होते हैं। 900 घंटे के अंदर आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल ले आ सकते हैं। आप अपने डायबिटीज़ में जो आपके HbA1c जो लेवल है आपका जो 8-9 चल रहा है उसको आप 4 के नीचे लेके आ सकते हैं। ब्लड प्रेशर आपका 160 से 120 तक पहुंच सकता है, जहां ये आपकी 80 से 90% खत्म हो सकती हैं। जो बाकी थोड़ा बहुत बचा है वो अगले 3 महीने में ठीक हो जाएगा। 6 महीने में हमें टोटल लगभग मिल रहे हैं 1800 घंटे। और चलिए मान लीजिए 1800 घंटे नहीं भी मिल रहे हैं, 1500 घंटे आपको मिल रहे हैं। और 1500 घंटे में क्या आपको नहीं लगता कि ये जो दिव्य शक्ति आपको ठीक कर सकती है? कर सकती है ना। आसान लग रहा है ना सुनने में कि एक दिन में 10 घंटे भी मैं लगा के चलूँ तो 1 महीने में 300 घंटे, और 3 महीने में 900 घंटे, और 6 महीने में 1800 घंटे, यानी कि मान लीजिए कम से कम 1500 घंटे। तो कोई मुश्किल काम नहीं है अपने आप को ठीक करने के। केवल आपने उसको समय देना है खुद को ठीक करने के लिए। बाकी काम वो खुद कर लेगा। इतना वो इंटेलिजेंट है कि वो खुद को खुद ठीक कर सकता है। मैं बार बार यही कहूँगा कि आपके अंदर वो बात है जो कि खुद को ठीक कर सकती है, बट आपको पता नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो होता है, पता नहीं यार मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा। ये विचार हैं आपके, ध्यान रखिए, विचार आपको प्रभावित करते हैं। पता नहीं, सब लोग तो बोलते हैं कि मैं ठीक नहीं होऊंगा। ये विचार आपका खाना है, ठीक है। और ये जो खाना आप खाने में कंकड़ पत्थर खाते हो क्या? नहीं खाते हो ना। तो फिर ये जो विचार रूपी खाना है, इतने गंदे गंदे कंकड़ पत्थर से भी गिरे हुए भोजन आप करते हो अपने विचारों के रूप में, आपके मन के रूप में, आपके भाव के रूप में। ऐसा क्यों? चलिए आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। अगर आप अपने शरीर को प्रतिदिन ठीक होने के लिए 10 से 14 घंटे देते हैं तो आप कोई भी रोग, चाहे वो कोई भी रोग हो, उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन 10 घंटे कैसे दें? 10 घंटे हम आपको बताएंगे कि आपकी दिनचर्या, भोजन पानी में बदलाव करके, श्वास लेने के तरीके में बदलाव करके हम अंत में चर्चा करेंगे। क्योंकि श्वास लेना तो आपको 24 घंटे का कार्य ही है और इतना मुश्किल काम नहीं है सांस लेने में बदलाव करना आपका। हमारा शरीर सबसे अच्छी हीलिंग नींद में ही करता है। प्रतिरक्षा शक्ति नींद में सबसे अच्छी सक्रिय होती है, सबसे अधिक शक्ति से वो काम करती है। इसलिए अब हम आपकी दिनचर्या और खाने पीने पर ही चर्चा करेंगे ताकि आपका शरीर अपने आप को अधिक से अधिक समय ठीक होने के लिए दे सके। इस दिनचर्या के साथ सही दवाई, सही भोजन, सही विटामिन, खनिज लवण अगर उपलब्ध हो तो ये कार्य बहुत जल्दी हो सकता है ना। मान लीजिए हमने आपकी दिनचर्या को सेट कर दिया कि आप इस दिनचर्या पर रहिए, आपको 10 घंटे मिलेंगे। और क्या हो अगर इसके साथ में आपको सही विटामिन दिए जाएं जो कि आपके शरीर के अंदर कम है, सही खनिज लवण आपके लिए उपलब्ध कराया जाए जो कि शरीर के अंदर आपके लिए कम है, या फिर सही दवाई आपको दी जाए जो कि अगर आपकी बीमारी लगातार आगे बढ़ती जा रही है तो पीछे की तरफ को हटने स्टार्ट वो हो जाए। क्योंकि कई बार हमें दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है बीमारी को पीछे हटाने के लिए। अब जैसे खांसी है, नज़ला है, जुकाम है, बुखार है, आपका लूज मोशन है, ये चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। जुकाम जैसी चीज़ अपने आप ठीक नहीं होती है क्या? आप कपालभाति कर लो, ये दिनचर्या फॉलो कर लीजिए, ठीक हो जाओगे आप बिना किसी दवाई के। एलर्जी वाली समस्या है, कपालभाति आप कीजिए, ये दिनचर्या फॉलो कीजिए, थोड़ी बहुत सही मात्रा में दवाई खा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। सही मात्रा में सही दवाई, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं। वैसे तो ये जो दिनचर्या है अपने आप में एक दिव्य दिनचर्या है जो कि आपके शरीर के अंदर इतनी शक्ति बढ़ा देगी, आपके दिमाग के अंदर, आपके शरीर के अंदर किसी भी रोग को आप ठीक कर सकते हैं, किसी भी रोग से आप लड़ सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं, उसको पराजित कर सकते हैं। और आपके अंदर ही वो बात है जो कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी दिनचर्या पर, भोजन पर तथा पानी पर। क्यों आवश्यक है, क्यों करना चाहिए, ये मैं सभी चीज़ आपको समझा चुका हूँ कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता एक बार में केवल एक ही काम बहुत अच्छे से कर सकती है, ठीक है। ये तो फ्लाइट रिएक्शन या फाइट रिएक्शन। दिनचर्या, भोजन, पानी में हमें ध्यान यह रखना है कि हम अपने शरीर में जमा विषैले तत्वों को भी बाहर निकाल के फेंक सकें। क्योंकि बचपन से लेके आज तक आपने शरीर के अंदर पता नहीं
कितना जहर आपने इकट्ठा कर रखा है शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर भी, अपने शरीर के अंदर भी। तो हमारा भोजन कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि शरीर से इस जहर को भी बाहर निकाले और हमारे शरीर के अंदर वो चीज़ें प्रोवाइड हमें कराए जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं, अच्छी हैं, जिनसे हम ठीक हो सकें। यानी कि अब भोजन से ही आपकी चिकित्सा होगी। आप ऐसा भोजन लेंगे जिससे कि जो शरीर के अंदर विष बैठे हुए हैं वो आपके बाहर निकलें, और शरीर के अंदर आप ऐसी चीज़ें डालें जो कि आपको ठीक करें। तो सही भोजन लें, ठीक मात्रा में पानी पिएं, और यदि आवश्यक हो तब ध्यान से इस चीज़ को सुनिए, यदि आवश्यक हो तब सही विटामिन या मिनरल या सही मात्रा पे दवाई का सेवन। ठीक है। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने कब, कैसे और क्या खाना है और कब क्या नहीं खाना है। तो आज उसी सीक्रेट पर हम चर्चा करेंगे। और हाँ, कोई नहीं चाहेगा कि आप ठीक हों, क्योंकि अगर आप बीमार होना बंद हो गए या रोग ठीक होने शुरू हो गए आप लोगों के, तो ये जो अरबों खरबों का डॉलर का जो बिजनेस चलता है ना, एक दिन का, एक महीने का, तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा। तो कोई नहीं चाहता। कैंसर के ऊपर इतनी अच्छी अच्छी रिसर्च हो चुकी है, लेकिन अभी तक हम वही कर रहे हैं। टाइफाइड के लिए हमारे आयुर्वेद में इतना अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल था, लेकिन सब छोड़ के एलोपैथी में भाग गए। और एलोपैथी डॉक्टर को भी ये चीज़ पता है, बट वो बताता नहीं है, या फिर ये कह लीजिए उसको पता नहीं है। पता उसको भी है, लेकिन अगर वो डॉक्टर ये बोलते कि आप लिक्विड डाइट पे आप आ जाइए, मैं बोतल नहीं लगाऊंगा आपको, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा आपको केवल मैं टैबलेट दूंगा, तो फिर भाई वो कैसे उसका चलेगा। तो वो तो नहीं चाहेगा। वो तो ये चाहेगा कि हर 6 महीने में टाइफाइड के पेशेंट आप हैं, उसके लगे बंदे पेशेंट आप आते रहें। तो कोई नहीं चाहता कि आप ठीक हों। चर्चा तो सभी करते हैं, बात भी सभी करते हैं, लेकिन चाहता कोई नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, पता सबको है। ये जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, इससे आप किसी भी रोग को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही दिनचर्या, सही भोजन और सही औषधि और सही आपका विटामिन या मिनरल अगर आवश्यक है तब। एक आंकड़ा मैंने यहाँ देखा था कि 2019 में लगभग 10 करोड़ भारतीय शुगर से पीड़ित थे, जो कि रिकॉर्ड में हैं। और जो छोटे मोटे शहर से बिलोंग करते थे, छोटे शहर से, गांव से, जगह से, उनका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब मान लीजिए कि ये 10 करोड़ लोग प्रतिदिन 10 रुपये की टैबलेट खाते हैं, तो एक दिन का खर्च हुआ लगभग 1 अरब रुपया। और मान लीजिए कि कोई एक कंपनी की टैबलेटें खा रहे हैं, तो उस कंपनी का सेल हुई एक दिन में 1 अरब रुपये की। हर साल का खर्चा हुआ 365 अरब रुपये। और ऐसा तो है नहीं कि केवल आप शुगर की गोली खाते हो, आप ब्लड प्रेशर की भी खाते हैं, थायराइड की भी खाते हैं। तो आप गिनती भूल जाओगे, आंकड़ा वहाँ तक पहुँच जाएगा प्रॉफिट का। तो अगर क्या हो कि ये सभी बीमारियाँ आपकी 3 महीने में, 6 महीने में या 9 महीने में ख़त्म हो जाए, तो सॉरी मैंने वहाँ पे 9 साल लिख दिया, हाँ वो 1 साल है, 9 जैसे लग रहा है। तो क्या हो कि अगर ये बीमारी 3 महीने से 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाए? खुद सोचो, मुझे बताने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या आपके शरीर से या आपके रोग से जो कई लाख अरब खरब डॉलर आपसे कमा रहे हैं, तो कभी एक वो चाहेंगे आप कि आप ठीक हों? अभी आप सोचेंगे क्या कोई ऐसा इंसान है जो कि हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा सकता है? बिल्कुल है। ज़रा एक दिन आप बाहर सड़क पर मोटरसाइकिल खड़े करके देखिए, रात को उठा के ले जाएंगे। साइकिल खड़ी करके देखिए, उठा के ले जाएंगे। ज़रा मोबाइल फ़ोन ज़रा डाल के आप देखिए, कोई देगा नहीं आपको, सिम चेंज कर देंगे। तो सभी लोग चाहते हैं कि आपका नुकसान हो, और सभी लोग चाहते हैं कि उनका फ़ायदा हो। तो इसलिए कोई नहीं चाहेगा कि आप ठीक हों, आप वो चाहेंगे आप बीमार के बीमारी रहें। तो इसलिए जो कंपनियां होती हैं नहीं चाहते कि आप ठीक हों, जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी होती है नहीं चाहते कि आप ठीक हों। लेकिन हम आधुनिक विज्ञान का और अति आधुनिक विज्ञान का उपयोग करके हम देखेंगे कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे अपनी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं, और वो भी बहुत फास्ट स्पीड से, वो भी बहुत जल्दी। तो इसलिए हमें इस चीज़ की आवश्यकता है। इसलिए ज़रूरी है आपको कि आप समझें कि आपके शरीर को किस चीज़ की नीड है, आप अपने शरीर के बारे में जानें। क्योंकि जब आपके शरीर को, जब आपको बोध होगा ना कि मेरा शरीर ये है, तब आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो खाने पीने के यहाँ 5 नियम हैं। आप ज़रा ये सारी चीज़ें नोट करके चलिए, ठीक है? कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको नोट करिए। खाना खाने के 5 नियम: अलाइव फूड, लिविंग फूड,
या जीवित भोजन, पहला नियम। दूसरा पूर्ण भोजन। तीसरा शुद्ध शाकाहारी भोजन। चौथा शरीर के अंदर को डिटॉक्स करने वाला भोजन यानी कि शरीर को शुद्ध करने वाला भोजन। और पांचवा है अधिक पानी वाला भोजन। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए ताकि आपको पता रहे कि आपने क्या चीज़ खाना और क्या चीज़ नहीं खाना है, ठीक है। या फिर इन सभी के स्क्रीनशॉट मैं अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल करा दूंगा आप लोगों के लिए। उसका मैं जो लिंक होगा मैं कमेंट बॉक्स में सबसे पहले उसको पिन कर दूंगा कि आप यहाँ से जाके ये सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप लिखना भी नहीं चाहते हैं तो इस आपके लिए मैं इतना कर सकता हूँ। तो अलाइव फूड या लिविंग फूड या जीवित भोजन क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें हम चर्चा करेंगे क्या खाना है और आपको क्या नहीं खाना है। तो क्या नहीं खाना है, आपको पैकेट वाला खाना बिल्कुल नहीं खाना है, डिब्बे वाला खाना बिल्कुल नहीं खाना है, फैक्ट्री में बना खाना बिल्कुल नहीं खाना है, रिफाइंड खाना बिल्कुल नहीं खाना है, बार बार पका हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाना है, और खाने जैसा खाना नहीं खाना है। आपको खाने में क्या चीज़ खानी है, फल खाने हैं, सब्जी खानी है, अनाज खाने हैं, अंकुरित बीज खाने हैं, बीज खाने हैं, मेवे खाने हैं, नारियल खाने हैं, मेवे खाने हैं और नारियल खाना है आपको, ठीक है। तो जो भी पैकेट बंद खाना होता है, वो चाहे नमकीन हो, वो चाहे मैदा वाला कोई भी सामान हो, मैगी हो या फिर कुरकुरे चिप्स हो, ये सभी चीज़ें नहीं खानी है आपको, ओके। या फिर अगर आप खा सकते हैं और बहुत मन है तो 3 महीने में एक आध बार बस ले लीजिए, दैट इज़ इनफ, बहुत है। तो ना तो खुद खाइए ना ही बच्चों को खिलाइए, क्योंकि उससे हमारे शरीर के अंदर जहर इकट्ठा होता है और आप सोच नहीं सकते कि एक बार का खाया हुआ ये जहर कितने लंबे समय बाद आपके शरीर से बाहर निकलता है, या ये 3 साल 4 साल पड़ा रहता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि ये जो खाया हुआ जहर है आपके शरीर के अंदर, जो टॉक्सिक जमा हो गया है शरीर के अंदर, ये सारी उम्र आपके शरीर से बाहर ही नहीं निकल पाता, आपको बीमार करता रहता है। तो मुख्य कारण ये है आपके ठीक ना होने का, क्योंकि आप वो सभी चीज़ें खा रहे हैं जो कि आपको बीमार कर रही हैं, तो फिर कैसे आप ठीक होंगे। तो ये सभी चीज़ें आप नोट कर लीजिए कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। अब आते हैं पूर्ण भोजन। पूर्ण भोजन कि क्या नहीं खाना और क्या खाना है। जैसे सफ़ेद चावल हैं, ये पूर्ण भोजन नहीं है, क्योंकि जब इसके ऊपर से हम इसकी परत को उतार देते हैं तो चावल को जो पचाने के लिए जो फाइबर है वो तो उसी के साथ निकल जाता है। जैसे मान लीजिए आपने बेर खाना है, तो बेर का जो ऊपर का गुद्दा है वो तो आपने फेंक दिया, केवल बीज, बेर के अंदर का बीज आपने खा लिया। आम है, आम का गुद्दा आपने फेंक दिया, केवल आम का बीज आपने खा लिया। आपका सेब है, सेब तो आपने सारा फेंक दिया, जो उसके बीज थे केवल आपने वो खा लिए। तो क्या नहीं खाना और क्या खाना है, तो सफ़ेद चावल की जगह ब्राउन चावल आप खाइए, मैदा की जगह चोकर युक्त गेहूँ आप खाइए। मैदा बिल्कुल नहीं खाने, ध्यान रखिए। ठीक होना तो मैदा बिल्कुल नहीं खाने, क्योंकि मैदा इतनी बारीक पीसी हुई होती है कि वो शरीर की इतनी गहराई में जाकर बैठ जाएगी कि सारी उम्र उसको निकाल नहीं पाएंगे आप। निकालने का तरीका हम आपको उसको बताएंगे, बट ऐसा मत कीजिए आप। चीनी की जगह गुड़ खाइए, नमक की जगह सेंधा नमक खाइए, रिफाइंड तेल की जगह सरसों का तेल या नारियल का तेल आप उपयोग कीजिए, डालडा घी की जगह नारियल का तेल, नारियल को घिस के आप सब्जी में डालिए। ये जो नारियल होता है, श्रीफल होता है, बहुत अच्छा होता है, तो इसको घिस के आप सब्जी के अंदर डालिए ताकि आपको बीमार आप ना हो रिफाइंड खाना खाते खाते, और आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे घर में इसी की सब्जी बनती है और बहुत लंबे समय से, अभी से नहीं। और जिन लोगों को मैं डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करता हूँ या कैंसर का ट्रीटमेंट करता हूँ या फिर किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट करता हूँ या फिर ऑटिज़म का ट्रीटमेंट करता हूँ, मैं उन लोगों को अधिकतर ये कहता हूँ कि खाने में जो रिफाइंड तेल है ये बंद कर दीजिए, नारियल को घिस के खाने में डालिए, उसी में आपका तेल निकल जाएगा। और हाँ, इसको हीट नहीं करना है, ठीक है। खाने को आप पका लीजिए और उस पर नारियल का तेल, नारियल घिस के आप डाल दीजिए, वो तेल अपना आप छोड़ देगा और पता भी नहीं लगेगा आपको, और वो खाना एक तरह से बिल्कुल हेल्दी आपके लिए होगा, एक तरह से बहुत एनर्जी वाला खाना जो कि बिल्कुल एल्कलाइन होगा। याद है ना, आपने कई बार सुना होगा कि हमारे शरीर के अंदर जितना ज़्यादा एसिड होगा हम उतना ज़्यादा बीमार पड़ेंगे, जितना हमारा शरीर एल्कलाइन होगा उतना हम कम बीमार पड़ेंगे, यानी बीमार बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। तो हमने अपने शरीर को एल्कलाइन बनाना है ताकि हम बीमार ना पड़ें, और यदि कोई बीमारी है तो वो हमें छूट जाए। अब शाकाहारी भोजन। शाकाहारी भोजन में क्या नहीं खाना है और क्या खाना है। मांसाहारी भोजन नहीं खाना है, शाकाहारी भोजन खाना है। जानवरों से मिला हुआ कोई भी भोजन नहीं करना है हमको। वनस्पति यानी पेड़ों से मिला हुआ भोजन करना है। अंडा मीट मछली नहीं खाना है। अंडा मीट मछली की जगह फल सब्जी
दाल और अनाज खाना है, गौ माता या भैंस का दूध या दही नहीं लेना है, नारियल से बना हुआ दूध ले सकते हैं या फिर मूंगफली से बनी हुई दही ले सकते हैं आप। अभी दूध तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, फिर मैं ये क्यों मना कर रहा हूँ? दूध हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है और सभी लोग बोलते हैं कि दूध आप लीजिए, काफ़ी हेल्दी होता है, फिर मैं ये क्यों मना कर रहा हूँ? ये बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसा क्यों? तो इसका सिंपल से कारण केवल ये है कि देखिए, अगर आपके घर में अगर आपने पाली हुए है गौ माता या फिर भैंस आपने पाली हुई है तो उसका दूध आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आप उसको प्यार से पाल रहे हैं, आप उसकी देखभाल करते हैं, आप उसको प्यार करते हैं, आपके इमोशंस उसके साथ में अटैच हैं, आप घर का है तो पी सकते हैं। लेकिन अगर वो डेयरी से आपको आ रहा है, यदि वो किसी और जगह से आ रहा है, कोई दूध ही आपको दे के जाता तो आपको नहीं पता कि वो यूरिया का बना हुआ है कि किस चीज़ का बना हुआ है, आपको नहीं पता कि क्या गाय को या भैंस को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, क्या उनको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, किस तरह से उनका दूध निकाला जा रहा है मशीनों के द्वारा, उनके हाथों के द्वारा, और क्या उनको हार्मोन्स के इंजेक्शन नहीं लगाए जा रहे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दें। यानी कि इंसान अपनी कमाई के चक्कर में उनको हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाता है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध आपको दें। अब वो दूध आप पिएंगे, हार्मोन्स लगा हुआ दूध जब आप पिएंगे या फिर उससे बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट आप लेंगे, क्या होगा? वो हार्मोन्स की मात्रा आपके शरीर के अंदर नहीं जाएगी, और जब वो हार्मोन्स की मात्रा आपके शरीर के अंदर जाएगी, कौन से हार्मोन होंगे? एक तो वो जिससे दूध ज़्यादा निकलता है, दूसरा वो जो कि डर का हार्मोन है, प्यार नहीं मिलता है, अकेलापन महसूस होता है। तो ये सभी चीज़ें जब आप लेंगे ना शरीर के अंदर, तो आपके शरीर के अंदर विषैले तत्व ऑलरेडी निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो हेल्दी नहीं है। उससे आपको मन भी प्रभावित होगा, यानी कि आप दुखी महसूस करेंगे, बात बात पे गुस्सा आपको आएगा, चिड़चिड़े आप हो जाएंगे, अलोन महसूस आप करेंगे। ये सभी चीज़ें आपके साथ में होंगी। और जो मैं आपको ये जो डाइट आपको बताऊंगा ना, आप जरा करके देखिए, आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। हाँ, स्टार्टिंग में करने में कुछ प्रॉब्लम आपको होगी, परंतु जब ये धीमे धीमे आपको 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में आदत पड़ जाएगी, तब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे और खाने में स्वाद भी आपको बढ़ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि खाने का स्वाद बढ़ेगा, ये जो टेस्ट करने की क्षमता है ना, ये बढ़ जाएगी आपकी, जो सूंघने की क्षमता है ना, ये बढ़ जाएगी आपकी, याददाश्त आपकी बहुत तेज़ हो जाएगी इससे, बीमारियां आपकी ख़त्म हो जाएंगी इससे, जो भी आप लेके घूम रहे हैं। डिटॉक्स करने वाला भोजन, शरीर को शुद्ध करने वाला भोजन, क्या नहीं खाना है और क्या खाना है, सेम यही चीज़ें हैं जो मैंने भी पीछे बताई थी। अधिक पानी वाला भोजन, क्या कम खाना है और क्या अधिक खाना है। अब यहाँ आप बात करते हैं क्योंकि आपने जाना कि हमारे शरीर के अंदर 72% पानी है, 12% सॉलिड है, तो हमारे खाने का रेशियो भी यही होना चाहिए कि लगभग 80% खाना हमारा लिक्विड होना चाहिए और जो बचा 20% खाना है वो हमारा सॉलिड होना चाहिए। यानी कि 80% खाना हमारा लिक्विड हो और 20% खाना हमारा सॉलिड हो। ठीक है, हवा की चर्चा हम बाद में करेंगे। तो क्या खाना है, क्या कम खाना है? जो भोजन बिना रस के होते हैं, जैसे स्टार युक्त सब्जी होती हैं, जैसे आलू हो गया, कांदो हो गया, अरबी हो गई, अनाज हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, दाल हो गई, सूखे मेवे हो गए। क्या कभी आपने देखा है कि चावल को अगर आप मिक्सी में डालें हैं तो उसका क्या कभी जूस निकलता है? गेहूं का क्या कभी जूस निकलता है? या दाल का जूस आप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनके अंदर पानी नहीं होता। संतरे का जूस आप निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत पानी होता है। खीरे का जूस निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। तो रसयुक्त भोजन आपने करना है, जैसे कि संतरा हो गया, अंगूर हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गया, खरबूजा हो गया, गाजर हो गया, खीरा, टमाटर, हरे पत्तेदार सब्जियां, लौकी, सीताफल, सफ़ेद पेठा जिसको एशगार्ड भी कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या हो गई? ये सभी चीज़ें जिंदा भी हो गई, जीवित खाना भी ये हो गया, और ये रसयुक्त भोजन भी हो गया। यानी कि आपके शरीर के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा भोजन है, जो कि ये सभी मानक पर खरा उतरता है। वो चाहे किसी भी रोग से बंदा पीड़ित हो, ये सभी भोजन ले सकता है वो। खाना खाने के 5 नियम, तो इसमें अलाइव फूड हो गया, पूर्ण भोजन हो गया, शाकाहारी भोजन हो गया, शरीर को शुद्ध करने वाला भोजन हो गया, और अधिक पाने वाला भोजन हो गया। ठीक है, अब आपकी दिनचर्या को हम सेट करते हैं। दिनचर्या में अब क्या है? दिनचर्या में आपने 6 चीज़ों का ध्यान रखना है कि दिनचर्या आपको क्या होना चाहिए। कि भोजन पर ध्यान देना है, श्वास लेने के तरीके पर ध्यान देना है, कसरत पर ध्यान देना है, शरीर का शुद्धिकरण, मन का शुद्धिकरण, और ध्यान की विधियां भी आपने थोड़ी बहुत सीखनी है,
ताकि आपका मन भी शांत हो सके। तो दिनचर्या में हमने 6 चीज़ों का ध्यान रखना है, जब से हम जागते हैं और तब तक हम सोते हैं तब तक। यानी कि नींद में भी मैं बताऊंगा कि नींद में आप अपनी नींद को योग निद्रा में कैसे बदल सकते हैं। कि नींद में एक तो होती है हीलिंग और एक होती है एक दिव्य हीलिंग, सुपर हीलिंग। तो ये सुपर हीलिंग कैसे हो सकती है कि आप जल्दी से जल्दी अपने शरीर को ठीक कर सकें, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो नींद कैसे सोना है ये भी आपको बताऊंगा, और जागना कैसे है मैं ये भी आपको बताऊंगा। पूरी दिन आपने क्या काम करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भोजन की। तो भोजन में इसमें मैंने 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया है और बताया गया है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको खानी है। तो अपने हिसाब से दिनचर्या को सेट कीजिए और अपने हिसाब से घंटों को आप इसमें सेट कीजिए। तो सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आपका चलेगा शरीर को शुद्ध करने वाला जूस, डिटॉक्स करने वाला जूस, सब्जी का जूस। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप सफ़ेद पेठा ले सकते हैं जिसको हम ऐशगार्ड बोलते हैं। ये सफ़ेद पेठा ये सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फूड है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इसके क्या गुण हैं। तो सफ़ेद पेठा आपने लेना है, क्या करना है, उसको छील लीजिए, उसका छिलका उतार लीजिए, उसके बीज निकाल लीजिए और कम से कम 300 से 500 ml आपने डेली का सुबह सुबह पीना है। ये एक तो पहली बात तो शरीर से आपको सारे के सारे टॉक्सिन निकाल के फेंक देगा। सुबह सुबह नारियल पानी पी सकते हैं। अगर ये सभी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो कोई भी सब्जी या आंवले का जूस आप ले सकते हैं और अगले 3 घंटे तक कुछ ना खाएं। ठीक है, अभी जैसे सर्दियों का मौसम है तो इसमें आपको खांसी हो सकता है, नज़ला हो सकता है, जुकाम हो सकता है सुबह सुबह ये सभी चीज़ें लेने पर। तो इसमें क्या करना है, इसमें आप काली मिर्च डाल सकते हैं इसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जिन लोगों की प्रकृति कफ है तो उन लोगों को खांसी, नज़ला, जुकाम हो सकता है। तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए आप इसमें काली मिर्च डाल सकते हैं या फिर 1/4 चम्मच हल्दी डाल सकते हैं। तो जैसे आपने सफ़ेद पेठे का ऐशगार्ड का आपने जूस बनाया तो उसके अंदर 1/4 चम्मच हल्दी डाल लीजिए। ठीक है, मान लीजिए अगर ऐशगार्ड नहीं मिल पा रहा तो आंवले का जूस आप पी सकते हैं। आंवले का जूस कैसे पीना है कि आप 4-5 आंवले लीजिए, उनका बीज आप निकालिए, मिक्सी में उनको डालिए, 400 ग्राम पानी डालिए या फिर 1 गिलास या पौन गिलास पानी डालिए, उसको आप अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, जूस बन के आपका तैयार हो गया आंवले का जूस। और उसके अंदर हल्दी डाल लीजिए थोड़ी सी, और ठंड का इफेक्ट आपको ना हो जाए, वैसे तो हल्दी आपको ठंड का इफेक्ट नहीं होने देगी, उसमें आप शहद भी डाल सकते हैं। ठीक है, शहद डाल लीजिए 2 चम्मच या फिर उसके अंदर काली मिर्च डाल लीजिए। तो ऐशगार्ड के जूस के अंदर भी आप शहद डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं और हल्दी डाल सकते हैं ताकि आपको ठंड ना बैठे सर्दियों में ये जूस पीने से। ठीक है, तो सुबह आपने ये लेना है, सुबह जूस से ही शुरुआत करनी है, कुछ नहीं लेना, ना तो चाय, ना दूध, ना सॉलिड फूड, आपने शुरुआत इससे करनी है। सुबह का सबसे पहला डिटॉक्स जूस आपका नाश्ते में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। ठीक है, टाइमिंग आपने अपना आप सेट करनी होगी, वैसे ये टाइमिंग परफेक्ट है। ठीक है, नाश्ता आपका हो गया 8 बजे से लेके 10 बजे तक करिए आप। नाश्ता में आपने फल खाइए, कैसे फल, जिसमें पानी अधिक हो, मौसम के फल हों, और उसमें नमक मिर्च मसाला नहीं डालना है फलों के अंदर। कभी आप सोचो कि चलो यार आज इसको नमक मिर्च डाल के खाते हैं, मज़ा आ जाएगा, जानता हूँ मज़ा आ जाएगा, बट करना नहीं है ऐसा, क्योंकि नमक आपके शरीर के अंदर जाके जहर को पैदा करता है। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि हमारा जो पेट है ना एक बार में एक ही चीज़ को बड़े अच्छे से पका सकता है। तो फल आप लीजिए, हद से हद 3 या 4 फल आप ले लीजिए, उससे ज़्यादा मत लीजिए। खिचड़ी मत पकाइए, कोशिश करें कि पूरा 1 फल ही खाएं, 1 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 3 या 4। ठीक है, अब लंच में आपने क्या करना है, लंच में 1 से 2 कोई भी अनाज, दाल या सब्जी। दाल में दाल सब्जी अधिक खानी है, जैसे 1 रोटी और 2 कटोरी दाल या सब्जी। चावल यदि खाने हैं तो ब्राउन चावल खाने हैं, सफ़ेद चावल नहीं खाने। वो मैंने बताया था कि ब्राउन चावल के अंदर आपके फाइबर ज़्यादा होता है कि जो कि ईजिली डाइजेस्ट कर सकते हैं, मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पेट को। अभी आप सोचिए कि जब आप ब्राउन राइस खाते हैं तो आपके शरीर को आधी मेहनत करनी पड़ती है उसको पचाने के लिए, और जब आप सफ़ेद चावल खाते हैं तो उसको डबल ट्रिपल मेहनत करनी है, उसको करती है उसको पचाने के लिए। तो जब आपका शरीर इतनी मेहनत उसको पचाने में कर लेगा तो फिर ठीक होने में वो मेहनत कहाँ से लगाएगा भाई, है ना। वो 3 गुना ज़्यादा समय ले रहा है पचने के लिए, और ब्राउन चावल आपका जल्दी पच जा रहा है और समय भी कम लग रहा है, शक्ति भी कम लग रही है, क्योंकि ब्राउन चावल के अंदर ऑलरेडी पचाने वाले तत्व हैं उसको। तो जब सफ़ेद चावल आप खाएंगे तो शरीर की शक्ति क्या वेस्ट नहीं जा रही है, और जो शक्ति आप बचाएंगे क्या वो आपको ठीक होने में नहीं लग सकती है ना।
अब ये जो डाइट चार्ट आपके लिए तैयार किया गया है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा है कि सभी चीज़ें ईजी टू डाइजेस्ट हों, आसानी से पच सकें, ठीक है, और आपको अधिक से अधिक समय मिल सके अपने आप को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो दाल सब्जी अधिक खानी है, जैसे 1 रोटी 2 कटोरी दाल या सब्जी, ब्राउन चावल, चोकर युक्त गेहूँ, चोकर युक्त गेहूँ होना चाहिए, मैदा नहीं होनी चाहिए, चोकर जरूर होना चाहिए, क्योंकि फिर गेहूँ भी बहुत अच्छे से डाइजेस्ट आपके शरीर के अंदर होगा। शाम को क्या खाना है, अगर मन है तो खाइए, अदरवाइज तो छोड़ दीजिए शाम का। मन है तो फिर से वही चीज़ जो हमने सुबह सुबह पिया था, सफ़ेद पेठे का जूस आप पी लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए, या फिर अगर कुछ आप मतलब खाने की इच्छा है, भूख लग रही है, तो जो नारियल जो होता है, जो श्रीफल होता है, उसकी गिरी आप खा लीजिए। गुड़ आप खा सकते हैं, या फिर हर्बल टी आप पी सकते हैं। हर्बल टी के बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर कि हर्बल टी कैसे बनाते हैं, उस तरह से, ठीक है। अगर आपको सुबह चाय पीने की आदत है तो सुबह के नंबर में भी आप हर्बल टी पी सकते हैं नाश्ते की जगह, ठीक है। परंतु मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि फिर आपका रूटीन गड़बड़ हो जाएगा। जो रूटीन यहाँ पे है ये परफेक्ट है अपने आप में, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। अब रात को जो खाना है वो 6 से 8 बजे तक आप खा लीजिए। खाने में हल्के से हल्का आहार आप लीजिए, जैसे सलाद ले लिया, सूप ले लिया, मौसम की सब्जी से बना हुआ सलाद ले लिया, या फिर फल ले लिया। फल है तो फल खाएं, सब्जी है तो सब्जी खाएं, दोनों चीज़ एक साथ मत खाइए, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि शरीर एक बार में एक चीज़ को अच्छे से डाइजेस्ट कर सकता है। तो फल है तो फल खाइए, सब्जी है तो सब्जी खाइए। अभी आप बोलोगे कि रात लंबी होती है, हम कैसे करेंगे इसको? तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जो लंच का मैंने आपको बताया था कि दालचीनी सब्जी, दालचीनी अधिक खाना है ये अनाज का, तो आप वो रात को ले सकते हैं, और रात वाला आप लंच में ले सकते हैं। यानी कि लंच में आप ले लीजिए सलाद, सूप, मौसम की सब्जी, फल या सलाद, है ना, और रात को आप ले लीजिए दाल सब्जी अधिक, जैसे 1 रोटी 1 दाल, इस तरह से ब्राउन चावल, है ना, ताकि आपको अच्छे से तसल्ली से आप सो जाएं। क्योंकि चेंज आप करेंगे तो कुछ समय के लिए मुश्किल हो सकती है, बट जब आप करेंगे तो शरीर उसका हैबिचुअल हो जाएगा और उसकी आदत पड़ जाएगी, ठीक है। एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जब 8 बजे या 10 बजे तक आप खाना निपटा लें, तो फिर लगभग जो ये टाइमिंग है ना, इसी के हिसाब से आप एडजस्ट खुद को कीजिए, क्योंकि फिर आपको इसमें हीलिंग में समय जो मिलेगा लगभग 10 से 12 घंटे आपको मिलेंगे शरीर को हील करने के लिए अच्छे से, सही तरीके से। अगर आप ये डाइट को एज इट इज़ फॉलो करते हैं जैसे मैंने इसे बनाई हुई है, तो लगभग 10 से 12 घंटे मिल रहे हैं, कम से कम 8 घंटे मिल रहे हैं, और मैक्सिमम आपको 14 घंटे मिल रहे हैं अपने आप को हील करने के लिए। और हाँ, अगर आप हफ्ते में 2 या 3 बार अनाज को छोड़ सकें, जैसे हमारा फास्ट होता है, टोटल अनाज को आप छोड़ सकें, तो ये हीलिंग की पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो कि हम टाइफाइड में करते थे। ये जो हीलिंग है बहुत फास्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। 9 दुर्गों में हम अनाज नहीं खाते हैं, तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है हमारा अनाज को दूर रखने के लिए। ये जो हमारा सारे त्यौहार पड़ते हैं ना, ये इनके पीछे वैज्ञानिक नज़रिया है, ताकि हम अपने बॉडी को डिटॉक्स कर सकें, ताकि हम बीमारियों से बच सकें, बीमारियों से हम दूर रह सकें। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा तरीका है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं श्वास लेने का तरीका। श्वास लेने का तरीका क्या होना चाहिए आपका? जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े फूलते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि जो हम सांस लेते हैं वो सांस लेने का तरीका गलत है हमारा टोटल। हमें जो सांस लेनी चाहिए वो पेट से लेनी चाहिए। यानी कि एक सांस लेने का तरीका तो ये होगा कि मेरे फेफड़े फूले, लेकिन एक सांस लेने का तरीका ये हुआ मेरा पेट फूला। कभी आपने देखा कि जब हमें लंबी सांस खींचनी हो, या जब हमें तसल्ली वाली सांस लेनी हो, और जब हम लंबी सांस आप खींचते हो तो हमेशा हमारा पेट फूलता है। या कभी जब बच्चा सोता है, कभी बच्चे को सोते हुए देखना कि हमेशा बच्चे का पेट ही फूलता हुआ आपको नजर आएगा, कि बच्चे का पेट फूल रहा है सांस लेते हुए। तो हमें बच्चों की तरह सांस लेना, और ये 24 घंटे इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक बार जब आप प्रैक्टिस कर पाएंगे इसको 24 घंटे, तो आपके शरीर में एक बहुत अच्छी ऊर्जा निकलेगी। अगर आप 72 घंटे भी अगर बिना कुछ खाए पिए रहे ना, कि ना ही आपने कुछ खाया है ना ही कुछ पिया है आपने, तो भी आपका शरीर इतना एनर्जेटिक रहेगा कि आप कुछ भी कर सकते हो, केवल ये सांस लेने के तरीके में बदलाव करके। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियाँ बह रही हैं, जिसमें से जो 24 नाड़ियाँ हैं उसमें हमारी वायु बह रही है,
और हमने जगह जगह क्या कर रखा है, हमने जगह जगह इतने टाइट कपड़े पहने हुए हैं कि हमने रोक लगा रखी है। हमने पेट को इतना टाइट करके बांधा हुआ है कि सांस नीचे तक पहुंचता नहीं। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं, ये जो मूलाधार चक्र होता है वहां तक शक्ति पहुंचती नहीं है श्वास की। जापानी भाषा में इसको बोलते हैं तानदेन। जो नाभि का जो नीचे का जो हिस्सा है, जापानी भाषा में उसको बोलते हैं तानदेन। और जब भी कोई व्यक्ति सिद्धि करता है या फिर कोई तपस्या करता है या फिर कोई योग करता है, सबसे पहले सांस लेने की प्रक्रिया पे सिखाया जाता है कि सांस आप लीजिए। क्योंकि जब आप सांस लेते हैं, जो प्राणवायु आप लेते हैं, तो वो 24 तरह से आपकी नाड़ियों के अंदर बहती है पूरे शरीर में आपके, परंतु जगह जगह से तो आपने बंद किए हुए। कभी आप ये करके देखिए, और जब आप ये चीज़ करेंगे तो 5वें 6वें दिन आप टाइट कपड़े नहीं पहन पाएंगे शरीर में आपके। आपको लगेगा कि जब आप सोने के लिए जाएंगे, आपको लगेगा जैसे कि आप सारे कपड़े निकाल के आप सोएं, बिल्कुल नग्न अवस्था में आप सोएं। और वो अवस्था ठीक है कि आपने टाइट करके अंडरगारमेंट्स पहने हुए हैं, या टाइट करके नाड़ा आपने बांधा हुआ है पेटीकोट का, या फिर पजामे का, या फिर टाइट पैंट आपने पहनी हुई है, बेल्ट आपने पहनी हुई है, ऐसा नहीं। ऊर्जा रुकती है वहाँ पर, ठीक है। और आपकी जो मूलाधार चक्र की जो ऊर्जा है वहाँ पर वो रुकती है। तो जापानी भाषा में इसको बोलते हैं तानदेन। तो जब हम पेट फुला के सांस लेते हैं तो वहाँ पे जो चक्र है वहाँ पे चोट लगती है बार बार और वो सक्रिय होता है। और उस चक्र के अंदर बेशुमार ताकत है, बेशुमार ऊर्जा है। और जब आप इस ऊर्जा को उपयोग करेंगे, सोचिए आप इतनी ऊर्जा का करेंगे क्या, और ये ऊर्जा शरीर के अंदर ही लगेगी आपके। ये ऊर्जा आपके दिमाग में जाएगी, दिमाग को आपके तेज़ बनाएगी, आंखों में जाएगी, आंखों की रोशनी को आपका तेज़ करेगी, शरीर में जाएगी, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, बीमारी से लड़ने की शक्ति को बढ़ाएगी। आपको पता है कि हमारे जो महिलाएं होती हैं, जो पुरुष होते हैं, उनमें नपुंसकता का कारण क्या है? यही पेट को कस के बांधना। क्योंकि वहाँ पे सांस की चोट पड़ती नहीं है, मूलाधार चक्र की शक्ति उठती नहीं है, धीमे धीमे वो शक्ति का ह्रास हो जाता है। कई फीमेल जो होती हैं, कई जो महिलाएं जो होती हैं, वो पूर्ण तरह सहवास का आनंद नहीं उठा पाती हैं। क्यों? क्योंकि वो शक्ति उनके अंदर नहीं उठती है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेज्म, वो नहीं हो पाता है उनका। भारत के अंदर 60% या 70% महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको यही नहीं पता है कि ऑर्गेज्म क्या होता है, आनंद नहीं उठा पाती हैं। पुरुषों के अंदर नपुंसकता आ जाती है। पुरुषों के अंदर उनका जो वो ठीक से सहवास के योग्य नहीं हो पाते हैं, वीर्य का स्खलन बहुत जल्दी हो जाता है, या फिर अवस्था वहाँ तक पहुँचते नहीं है, मतलब बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम शक्ति को वहाँ रोक लेते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर एक पागलपन छाया हुआ कि हमारा पेट जितना पतला होगा उतना ही हम आकर्षक दिखेंगे। कभी आपने देखा है कि जो योगी होते हैं या फिर जो बुद्धा जो हैं, लाफिंग बुद्धा देखा आपने? इतना मोटा पेट, कभी सोचा इतना मोटा पेट क्यों? पतला भी तो बना सकते थे। इतना मोटा पेट क्यों बनाया लाफिंग बुद्धा का? क्योंकि उनको पता है कि सारी शक्ति का संचार तो वहीं से होता है। हमारे जो सारा इम्यून सिस्टम है वहीं से तो संचार होता है, वहीं से तो सारी शक्तियाँ हमें मिलती हैं। तो सारी दुनिया में ये बड़ा पागलपन है कि कस के पैंट बांध लो, कस के बेल्ट बांध लो ताकि पेट पतला दिखे। और चलिए, पुरुषों में तो ये है ही, महिलाओं में सबसे ज़्यादा है। तभी तो आज की डेट में महिलाएं इतने बीमार हैं। तभी तो 60-70% महिलाओं को यही नहीं पता कि जो संभोग का जो चरम सुख होता है वो क्या चीज़ होती है। क्योंकि वो भी अपने लिए लाइफ में बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं जो कि आपको रोग से लड़ने में मदद करते हैं। ये पूरा विज्ञान है इसका, सांस लेने का। ठीक है, तो श्वास लेने का सही तरीका ये है कि जब आप लेटे हैं तो पूरा लंबा सांस आप खींच के लें। पूरा लंबा सांस, जब वो चैन की सांस आप लेते हैं ना, ठीक है, तो पेट को अपने पूरा फुलाएं। जब अंदर आप सांस खींचें, पेट आपका पूरा फूलना चाहिए और पूरा पेट आपका दबना चाहिए। और जब इस तरह से आप करेंगे, जब आप सांस पर आप फोकस करेंगे तो नींद भी एक बहुत अच्छी आएगी। नींद की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी आपकी। नींद की 4 अवस्थाएं होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। सीधे आप डेल्टा वेव में चले जाएंगे सोते हुए। और जब डेल्टा वेव में जाएंगे ना, आपको नहीं पता कि प्रतिरोधक क्षमता उस समय कितनी ज़्यादा शक्ति से काम करती है। डेल्टा वेव में आ जाएंगे। डेल्टा वेव पता क्या होती है? डेल्टा वेव वो होती है, कभी सुना यार आज तो इतनी अच्छी मुझे नींद आई कि बस मैं कुछ कह नहीं सकता, कि आज तो बस मज़ा आ गया सो के। वो नींद वो होती है डेल्टा वेव आपकी। ठीक है, और अगर आप इस तरह से करें ना तो वो नींद तो कुछ भी नहीं है। जो आप कहते हैं ना कि यार आज तो बहुत अच्छी नींद आई, फिर तो आप पूरी की पूरी योग निद्रा का मज़ा लेंगे। योग निद्रा में आप चले जाएंगे। तो इस चीज़ पे आप फोकस कीजिए कि जब भी आप सांस लें पेट आपका फूलना चाहिए।
और सही प्रक्रिया में आप सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं इसका पता आपको 5 से 10 दिन में चल जाएगा, क्योंकि फिर आप टाइट पैंट नहीं पहन पाएंगे रात को सोते हुए, या टाइट अंडरवेयर नहीं पहन पाएंगे रात को सोते हुए। आपने देखा कि योगी चोगा क्यों पहन लेते हैं, वो अंदर कुछ क्यों नहीं पहनते हैं? योगी चोगा केवल इसलिए पहन लेते हैं क्योंकि फिर उनके शरीर के अंदर उनको टाइट चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। टाइट चीज़ें बर्दाश्त ना कर पाना ये एक बीमारी भी होती है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो ऐसा होता है कि आपके शरीर के अंदर रक्त का संचार इस तरह से दौड़ रहा होता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को, उस चीज़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो बीमारी होती है। परंतु अगर ये प्रक्रिया करने के बाद में अगर आपके शरीर के अंदर लगता है ना कि मैं शरीर को सभी चीज़ें लूज़ कर दूँ, तो आप समझ लेना कि शरीर के अंदर से आपकी शक्ति उठनी शुरू हो गई है, और वही आपकी शक्ति है, और मैं इसको कहूँगा कुंडलिनी शक्ति आपकी, ठीक है, वो आपकी जगनी शुरू हो गई है जो कि सोई हुई थी, ठीक है। और ये जगने से आप नहीं जानते कि आपका शरीर क्या कर सकता है। आप सही अर्थों में उस समय सुपर ह्यूमन बन सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो सांस लेने का तरीका ये है, जब भी आप सांस लें पेट आपका फूलना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति खाट पे पड़ा हुआ चारपाई पे, उसको पैरालिसिस है, तो व्यक्ति ये काम कर सकता है। कोई व्यक्ति बहुत आलसी है तो ये काम कर सकता है। किसी के पास कसरत करने का समय नहीं है तो वो ये काम कर सकता है। कोई ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा है तो ये वो काम कर सकता है। अब इसमें तो बहाना नहीं चल सकता। और दुनिया की सबसे ताकतवर एक्सरसाइज यही है जो मैंने अभी आपको बताई। इससे ताकतवर एक्सरसाइज कुछ नहीं है। ये समझ लीजिए दुनिया का एंड यहाँ है, इस एक्सरसाइज पे आ गए। क्यों? आपको पता है क्यों? क्योंकि ये आपकी आत्मा और आपके शरीर का बीच का ब्रिज है, आपकी सांस। अगर आपकी सांस बंद हो गई, आत्मा छोड़ के चली जाएगी आपको। ये जो सांस है ये बीच का ब्रिज है जो कि आत्मा और आपके शरीर को जोड़ के रखता है, ठीक है। हमारे 5 प्रकार के शरीर होते हैं। हमारे इस स्थूल शरीर के अलावा हमारे 5 प्रकार के शरीर होते हैं। एक तो हमारे ये अन्नमय कोश होता है, मैंने पहले भी इसके बारे में चर्चा की है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। मैंने 5 शरीर की चर्चा की थी। तो ये जो हमारा ये जो सांस है ना, ये हमारे इन शरीर को जोड़ के रखता है। अगर सांस बंद हो जाए आदमी निकल लेगा। अगर आदमी कोमा में भी है, बहुत गहरी नींद में भी है, साल भर से कोमा में पड़ा हुआ, पर उसकी सांस चल रही है, तो उसका शरीर उससे जुड़ा हुआ है। और जहाँ सांस बंद, उसका शरीर उसको छोड़ के चला गया, उसके 4 शरीर उसको छोड़ के चले गए, ठीक है। तो श्वास लेने के तरीके में सुधार कीजिए, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा, ये आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा आपके ये। अगला है कसरत। कसरत में आप कोई भी योग आसन कर सकते हैं। कपालभाति आप जरूर कीजिए, सूर्य नमस्कार आप जरूर कीजिए अगर आपके पास समय है तो। 10 मिनट का समय तो निकालिए, या 2 मिनट का समय तो निकालिए कपालभाति करने के लिए। अब इतना तो कर ही सकते हैं आप। बीच की स्लाइड कहाँ गई? अब चौथा आता है शरीर का शुद्धिकरण। तो शरीर के शुद्धिकरण के लिए हमने बताया कि डिटॉक्स जूस हमने आपके लिए बता दिया। तेल की मालिश, जब भी आप नहाने के लिए जाएं हफ्ते में कम से कम 3 बार तो सरसों के तेल की अच्छे से मालिश करें पूरे शरीर पर। तेल की मालिश करने से क्या होगा? सरसों के तेल की करनी है मालिश। सरसों के तेल की मालिश से क्या होगा कि आपके जो रोम छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं, और जब वो खुलेंगे उसके बाद में थोड़ा सा गर्म पानी से स्नान कर लीजिए। गर्म पानी से रोम छिद्र खुलेंगे तो टॉक्सिक अपने आप आपके शरीर से बहना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर रात को अच्छे से मालिश करके सोइए, आधा पौन घंटा मालिश कीजिए शरीर की, ठीक है। और सुबह उठ के हल्के गुनगुने पानी से नहा लीजिए। गुनगुने पानी से ये आपका शरीर के अंदर आपके पोर्स को खोल देगा त्वचा के, ताकि आपका जो शरीर के अंदर त्वचा के अंदर जो टॉक्सिन है ये आपका बाहर जा सके और त्वचा के अंदर एक शाइन आ सके आपके नेचुरल वे में, केवल बॉडी को डिटॉक्स करने से। सूर्य स्नान, मैंने अब तक ये बहुत देखा कि जिन लोगों को ट्रीटमेंट में कर रहा हूँ मेलाज्मा का, उन लोगों के अंदर विटामिन D3 की कमी बहुत ज़्यादा निकल रही है। यानी कि जो विटामिन हमें सूरज से मिलता है उसकी बहुत कमी है शरीर के अंदर, तभी ठीक नहीं हो पाता है। क्योंकि विटामिन D3 हमारे त्वचा के अंदर सिंथेसिस होता है, और विटामिन D3 हमारी इम्यूनिटी में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। विटामिन D3 हमारी त्वचा में शाइन लेकर आने के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। विटामिन D3 हमारी त्वचा की हीलिंग के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। विटामिन D3 हम गोरे हों, हमारी त्वचा साफ हो, दाग धब्बे ना रहें त्वचा पर, इसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो विटामिन D3 की मात्रा बहुत कम है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो सूर्य स्नान जरूर कीजिए, क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स है हमारी ऊर्जा का, यानी कि पहला सोर्स है। आपके शरीर के अंदर जो गर्मी है वो सूरज की ही गर्मी है। अगर आज वहाँ सूरज ठंडा हो गया, आपका शरीर ठंडा हो जाएगा, डेड हो जाओगे आप। तो हमारे शरीर के अंदर जो गर्मी है वो सूर्य की गर्मी है। तो सूर्य से इतना बचाव क्यों?
सूर्य में आप जाइए, चेहरे को ढक के बैठिए, डायरेक्ट हाथ पाँव पर धूप लगाइए, ठीक है, क्योंकि वो प्राइमरी सोर्स है। मैंने जो भी को बताया कि दाल लेनी है, सब्जी लेनी है, फल लेने हैं, ये तो ऊर्जा के सेकेंडरी सोर्स हैं, ठीक है। सूरज हमारा प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि जब ये दाल सब्जी तैयार होते हैं, फल तैयार होते हैं, ये सूरज से ही ऊर्जा लेते हैं, अपने अंदर स्टोर करते हैं, फिर हम उनको खाते हैं। तो सूरज की ऊर्जा घूम फिर के हमारे शरीर के अंदर आ रही है। क्या हो कि अगर हम डायरेक्ट सूरज की ऊर्जा लेना स्टार्ट कर दें, तो जब हम डायरेक्ट सूरज की ऊर्जा लेना स्टार्ट करेंगे, सांस लेने का तरीका हमारा ठीक होगा, हमें ऑटोमेटिकली भूख लगनी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा ऑलरेडी ही है। हम शरीर के अंदर ऊर्जा भर के बैठे हैं, हम सूरज से भी ले रहे हैं, हम सांस के प्रक्रिया से भी ले रहे हैं, हम कुंडली से भी शक्ति ले रहे हैं, और हम शरीर की शक्ति को बचा भी रहे हैं। तो कहाँ कितनी जगह से आपकी शक्ति एकत्रित हो गई। तो क्या आपको नहीं लगता कि कोई भी रोग आपका ठीक हो सकता है इससे? डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन आपने कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। आप हमेशा अपनी शक्ति को व्यर्थ ही करते चले जाते हैं, कभी इन शक्ति को एकत्रित नहीं करते। तो यहाँ हम इन शक्तियों को सभी को एकत्रित कर रहे हैं ताकि आप अपने रोग को ठीक कर सकें और अपने आप को सारी उम्र स्वस्थ रख सकें। सूर्य नमस्कार। और एक हो गया अनीमा। अनीमा क्या कि जैसा आपने देखा है कि जब हम नाली हमारी जो होती है वहाँ से जब पानी लगातार बहता रहता है तो उसमें कचरा इकट्ठा हो जाता है, गंदगी इकट्ठी हो जाती है। तो हमारे इसी तरह से हमारे जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है ना, यहाँ पे कचरा इकट्ठा है, और लार्ज इंटेस्टाइन जब कचरे को एब्जॉर्ब करेगा उसको, तो जाहिर सी बात है कि शरीर के अंदर बीमारी वो पैदा करेगा। तो सबसे ज़्यादा जो बीमारी हमें फैलती हैं, ये जो हमारा डिसेंडिंग कॉलन है, यहाँ पे कचरा इकट्ठा होता है, गंदगी इकट्ठी होती है, इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन लगातार स्टोर होते रहते हैं, उसकी वजह से हमें बीमारी होती है। तो आप अनीमा ले सकते हैं। अनीमा के लिए बहुत सारे तरीके हैं लेने के लिए, और ऑनलाइन आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। ऑनलाइन डिब्बा आपको मिल जाएगा अनीमा के लिए, मैं फ़ोटो लगा दूंगा यहाँ पर। तो इसको ऊंची जगह पर आप रखिए और नीचे आप एक डोगी वाले स्टाइल में आप बैठ जाइए आप, ठीक है। और उस तरह से अपने कोई चिकनी चीज़ उसके लगा के, जैसे पेट्रोलियम जेली या वैसलीन लगा के उसको अपने एनस में आप इंसर्ट कीजिए, तो सारा पानी वहाँ चला जाएगा। तो सारा पानी आपके एनस में चला जाएगा। तो आप थोड़ा घूमिए 10 मिनट 15 मिनट और फिर जाके मल त्याग कर लीजिए। तो इस तरह से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं इन सभी चीज़ों को, अपने डायबिटीज़ के लिए, अपने ब्लड प्रेशर के लिए, कैंसर के लिए, पार्किंसन के लिए, माइग्रेन के लिए या किसी भी रोग के लिए, ये एक अमोघ अस्त्र है इसको ठीक करने के लिए, ठीक है। या फिर जिन लोगों को अर्थराइटिस है या जिनका बात हमेशा इम्बैलेंस होता है, उन लोगों की है, जिनको नींद नहीं आती, मन बेचैन रहता है, परेशान रहता है, गुस्सा ज़्यादा आता है, इस तरह के रोगों के लिए, चेहरा काला है, झाई है, इस तरह के रोगों के लिए, तो ये एक अमोघ अस्त्र है। तो अनीमा आप खुद लगा सकते हैं, बहुत इजी है। अब आप सोचो यार अनीमा क्यों लगाना, जब हम दांत भी तो हम साफ़ करते हैं ना डेली के, तो ये भी एक नॉर्मल प्रक्रिया है। 1-2 बार आपको और लगेगा, परंतु आपने ये डेली करना है लगातार 3 हफ्ते तक। 3 हफ्ते के अंदर अंदर लगभग आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी ये प्रक्रिया करने से। और फिर हफ्ते में 1 बार कर लीजिए या 2 बार कर लीजिए, रोज़ भी नहीं करना है, हफ्ते में 1 या 2 बार कर लीजिए। इस तरह से शरीर को जब अपने शुद्ध कर लेंगे, तब आपका ये बहुत जल्दी, बहुत फास्ट तरीके से आप ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अनीमिया के ऊपर कैसे करना है उसके अलग से मैं वीडियो बना दूंगा डिटेल में। मन का शुद्धिकरण। अब मैंने बात की थी यहाँ पर 5 शरीरों की। पहला शरीर हमारा अन्नमय कोश, दूसरा शरीर है हमारा प्राणमय कोश जहाँ पर हमारी श्वास बहती है, आप समझ गए होंगे। तीसरा शरीर है हमारा मनोमय कोश। तो मन भी हमारा एक खाने पे जिंदा रहता है। मन हमारा खाने पे जिंदा कैसे रहता है? मैंने सुना था कि कलकत्ता में अब से 15-20 साल पहले एक बच्चे को भेड़िया उठा के ले गए थे। तो जब उस बच्चे को शहर में लाया गया तो वो बच्चा भेड़ियों की तरह हरकत करता, भेड़ियों की तरह बोलता, भेड़ियों की तरह चलता, भेड़ियों की तरह दौड़ता, और 5-6 महीने बाद में वो बच्चा मर गया। वो नहीं जी पाया क्योंकि उसका मन विकसित नहीं हुआ, उसके मन के अंदर विचार ही नहीं गए। और मन के अंदर शुरू के 7 साल में जो चीज़ें अंकित हो जाती हैं वो अंकित हो ही जाती हैं, फिर उसको बदला नहीं जा सकता। अभी घटना घटी थी लगभग 1980 के दशक में घटना घटी थी कि एक 14 साल के बच्चे को जंगल से लेकर आए थे। वो बच्चा भेड़िए के पास था
और जब उस बच्चे को 14 साल का बच्चा था, उसकी मृत्यु भी 6 महीने के बाद हो गई। यानी कि हम स्वस्थ बच्चे को जंगल से लेके आए और वो रोगी होकर मर गया। उसका मन भी विकसित नहीं हुआ, भेड़ियों की तरह चलता, भेड़ियों की तरह बोलता, क्योंकि मन विकसित नहीं हुआ। तो जो भी हम देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, ये भी हमारा भोजन है। अभी आप सोचिए कि पूरे दिन में कितनी गंदी गंदी चीज़ें आप मन के अंदर आप डालते हैं, कितनी गंदी गंदी चीज़ें आप सोचते हैं, ये सभी मन का भोजन है। क्या कभी आपने भोजन के अंदर कंकड़ पत्थर खाए हैं, या कभी पोटी आपने खाई है भोजन के अंदर? नहीं ना, नहीं खाई है ना। तो फिर मन को ऐसा भोजन क्यों खिलाते हैं आप? गाली सुन रहे हैं, गंदी गंदी चीज़ें आप देख रहे हैं, बुरी चीज़ों को देख रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी के घर में झांक रहे हैं, टीवी पर बिना बात के सीरियल देख रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, कहीं से भी गलत गलत न्यूज़ देखे जा रहे हैं। सुबह से उठते के साथ ही गलत न्यूज़ देखी और रात के सोने तक गलत न्यूज़। आप अपने मन को क्या खाना खिला रहे हो? ये हमारा मन भी भोजन है, ठीक है। ये हमारे मन का भोजन है। इससे हमारा मन डेवलप होता है। जब हमारा मन डेवलप, आपने कभी देखा कि अगर हमारे मन के अंदर क्रोध आ जाए, तुरंत हमारे सांस पे इफेक्ट पड़ता है, तुरंत हमारे शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कभी देखा? हमारा मन, हमारा मनोमय कोश, हमारा प्राणमय कोश और हमारा अन्नमय कोश, तीनों आपस में मिले हुए हैं। जब हम शांत होते हैं तो हमारा सब कुछ शांत चलता है, हमारी नाड़ी भी शांत चलती है, हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होता है। परंतु जब हम क्रोध में आए, हमारे सांस लेने की गति बदली, हमारा शरीर के अंदर से पित्त निकलना स्टार्ट हो गया, मन में और शरीर में, ठीक है। हमारे मन के अंदर हमें डर लगा, तुरंत सांस की गति तेज़ हुई और हमारे शरीर के अंदर डर वाले हार्मोन निकलने स्टार्ट हो गए, जिससे हमारे फेफड़ों पर इफेक्ट पड़ा। तो आपने देखा ना कि मन कितना बड़ा भोजन है, हमें ठीक करने में कितना बड़ी इसका रोल है, ठीक है। और मैंने एक चीज़ मैंने और सुनी थी कि जापान में एक बहुत बड़ा एक्टर था, तो लोग उसके पास में प्रशिक्षण लेने आते थे कि आप इतनी एक्टिंग कैसे कर लेते हैं आप, और एक्टिंग में इतनी जान कैसे फूंक देते थे आप। तो उसने यही कहा कि केवल सांस लेने को ध्यान में कर लीजिए, कि आप गौर कीजिए कि आदमी गुस्से में कैसे सांस लेता है। जब घबराया हुआ वो आदमी होता है तो घबराया हुआ आदमी सांस कैसे लेता है। क्या कभी आपने देखा टीवी के अंदर कि जब कोई आदमी घबराता है तो कैसे सांस लेता है? केवल वो सांस को ही सांस लेने बदलाव करता है और उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। यानी कि आपका मन आपके सांसों को कंट्रोल कर रहा है और आपका सांस आपके शरीर को कंट्रोल कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, शरीर भी आपके सांस को कंट्रोल करता है और आपके मन को कंट्रोल करता है। आप खाने में कोई चीज़ ऐसी ले सकते हैं जिससे आपका सांस भारी हो सकता है और फिर आपके मन को कंट्रोल करें, यानी कि आपको नींद आनी शुरू हो जाए, आपका शरीर को ना झेल पाए। आप इतना भारी खाना खा लें कि आपका सांस भारी हो गया और फिर आपको नींद आनी शुरू हो गई, आपका मन सो गया कि मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता। तो उस सिक्के के दो छोर हैं, इधर का भी और उधर का भी। हम शरीर से मन को कंट्रोल कर सकते हैं और मन से शरीर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो खाने पीने पर भी इतना ही ध्यान देना ज़रूरी है जितना मन पर, और मैं तो ये कहूँगा कि मन पर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। तो अच्छी वीडियो देखना, अच्छी बुक्स पढ़ना, सभी के भले की कामना करना, सोचना, सभी की खुशहाली की कामनाएं करना, जिन लोगों से गलती हुई हैं उनको क्षमा कर देना। हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्षमा नहीं करते। भूलिए मत उस चीज़ को, अगर वो गलती दोहराता है तो उसको छोड़ दीजिए, बट क्षमा कर दीजिए, क्योंकि क्षमा ना करने से आप ही लगातार परेशान हो जा रहे हैं। उस व्यक्ति पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उस व्यक्ति का कुछ नहीं जा रहा है, परंतु जब आप क्षमा कर देते हैं तो क्षमा करने से आप मुक्त हो जाते हैं उस बात से। सभी से प्रेम करना, कम बोलना, अधिक हंसना, अपनी बातों को अपने इष्ट देव से कहकर रोना, बोलचाल की भाषा में अच्छे शब्दों का चयन करना और सम्मोहन विधि पर हम कभी फिर चर्चा करेंगे। अपनी बातों को अपने इष्ट देव से कहकर रोना। इंसान से कहनी अपनी बातें बेकार हैं, क्योंकि जब आप इंसान से कहेंगे तो आप उसके मन के अंदर क्या खाना दे रहे हो? अपनी रुग्ण बातें, अपनी बीमार सोच, अपनी बीमार बातें उसको दे रहे हो आप सामने वाले के मन को। उसका मतलब आप उसको बीमार कर रहे हो, है ना? तो ऐसा नहीं करना। हमने उसके स्वस्थ होने की कामना करनी है, हमने अपने स्वस्थ होने की भी कामना करनी है, ठीक है। और सामने वाले व्यक्ति की ज़्यादा कामना करनी है स्वस्थ होने की, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो अगर यदि अपने बात कहनी है
और बहुत दुख की बात है, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो वहाँ पे उनके सामने आप जाइए और खूब रोइए उनसे अपनी बात कह कर। आपके मन को शांति मिलेगी, आपका मन हल्का हो जाएगा। और ईश्वर को नहीं मानते हैं तो किसी पन्ने पर आप लिखिए, किसी डायरी पे आप लिखिए और उस पन्ने को फिर जला दीजिए लिख के। तो इस तरह से आप अपनी दिनचर्या को ऐसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और नींद में मैंने आपसे कहा है कि नींद में जब सांस आप लेने जाएं तो केवल आपका फोकस ध्यान पे होना चाहिए, मतलब आपका फोकस केवल सांस पे होना चाहिए। और सांस आप उस तरह के लें कि आपका पेट अप डाउन हो, सीन अप डाउन ना हो, केवल आपका पेट अप डाउन हो। तो आपकी ऊर्जा शरीर से उठनी शुरू हो जाएगी। और ये जो डाइट है, आपको इस डाइट को लेने के 15-20 दिन बाद में ही आपको शरीर के अंदर बहुत अच्छे चेंजेस मिलने आपको स्टार्ट हो जाएंगे, अगर आप ये 100% इसी तरीके से फॉलो करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है। सारी बातें, वो चाहे सांस लेने की हो, चाहे खाने पीने की हो, चाहे किसी भी टाइप की हो, अगर आप ये करते हैं तो बहुत जल्दी, बहुत फास्ट तरीके से आप ठीक होंगे। शरीर के अंदर चाहे कोई भी रोग हो, और 3 दिन के अंदर अंदर आपको इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अब आगे हम जो वीडियो बनाएंगे, हम वीडियो बनाएंगे कि इस डाइट में आप क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपनी बीमारियों को लेके। जैसे मान लीजिए शरीर के अंदर विटामिन D3 की कमी है, तो ऐसा क्या हम डाइट में ऐड करेंगे विटामिन D3 हमारे शरीर के अंदर जल्दी से बने। हमें झाइयाँ हैं या पिगमेंटेशन है, तो अपने आप में डाइट ही परफेक्ट है, परंतु इसमें हम क्या चीज़ और ऐसी ऐड कर सकते हैं ताकि हम और तेज़ ठीक हो जाएं। डायबिटीज़ है, ये डाइट आपको ठीक कर सकती है, तो क्या चीज़ हम इसमें ऐसी ऐड करें कि हम और फास्ट ठीक हो जाएं। पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा, हम इसमें क्या चीज़ ऐसी ऐड करें कि और जल्दी ठीक हो जाएं। हालांकि डाइट आपको ठीक कर देगी, परंतु फिर भी हम इसमें क्या ऐसा ऐड करें कि और जल्दी हम ठीक हो जाएं। ब्लड प्रेशर है, हालांकि आपको डाइट ठीक कर देगी, परंतु फिर भी हम इसमें क्या और एक्स्ट्रा ऐसा कर सकते हैं कि हम और जल्दी ठीक हो जाएं। तो अभी अलग अलग टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। पिंपल्स हैं, डाइट अपने आप में परफेक्ट है, परंतु इसमें हम कुछ ऐसा ऐड कर सकते हैं कि हम और फास्ट ठीक हो जाएं। तो हम उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो हमारा छठा है ध्यान की विधियाँ। ध्यान की विधियों में हम बताएंगे आपको कि ध्यान की विधियाँ कैसी होती हैं। तो पहली ध्यान की विधि तो ये हो गई कि अपने ध्यान अपने करना है पेट पर, केवल अभी के लिए फ़िलहाल यही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और हम इसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में। और इस वीडियो के अंदर से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि मुझे वीडियोस बाद में बनानी पड़ेगी अलग अलग रूप में। तो एक एक टॉपिक को पकड़ मैं अलग अलग डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि आपने क्या चीज़ कैसे डिटेल में करना है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। अपने प्रश्न आप ज़रूर पूछिए, क्योंकि बार बार पूछे गए प्रश्नों को मैं ज़रूर लूँगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे समझ में आए कि आपको इस मतलब क्या परेशानी आ रही है इस डाइट को समझने के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी इसका निवारण किया जा सके। ठीक है, तो चलिए, आपने अंत तक ये वीडियो देखी। परमात्मा सभी का भला करे।